डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1661 से 1670 तक। वसी व अरीज बंजर जमीन में अचानक चमकने वाली सैकड़ों आसमानी बिजलियों ने फौरन कदीम इलाही खंडरात प्राइमोडियल दवाइन रूइन की तीसरी जेर जमीन मंजिल पर मौजूद हर खिलाड़ी की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। आम आसमानी बिजलियों के मुकाबले में अभी गिरने वाली बिजलियां न सिर्फ बहुत ज्यादा ताकतवर थीं, बल्कि उनकी तादाद और गिरने की रफ्तार भी पहले से कहीं ज्यादा थी। इसके नतीजे में पैदा होने वाली गरज भी पूरी बंजर जमीन में गूंज उठी, जिससे सबके कानों के पर्दों को तकलीफ पहुंची। वहां क्या हो रहा है? जीरो विंग पर अचानक इतनी सारी बिजलियां क्यों गिरे? तीसरी मंजिल पर मौजूद हर शख्स तकरीबन एक ही वक्त में जीरो विंग के मकाम की तरफ मुड़ा। उनके दिल तजस्सुस से भरे हुए थे। इससे पहले आसमानी बिजली का कोई भी वार जीरो विंग के करीब नहीं लगा था। फिर भी अब जीरो विंग पर शदीद बमबारी हुई। गालिबन इसी लेवल का एक ग्रेट लोड भी इतनी ताकतवर आसमानी बिजलियां खाने के बाद राख का ढेर बन जाता। वो क्या है? एक किताब? क्या कोई खजाना गिरा है? करीबी खिलाड़ियों में से कुछ ने जल्द ही सैफ अली के सामने हुआ में मुअल्लक कदीम किताब को नोटिस कर लिया। अगरचे वो ये अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कदीम किताब किस किस्म की चीज है, लेकिन इसके ज़हूर पजीर होने से पैदा होने वाले जबरदस्त हंगामे से वो आसानी से अंदाजा लगा सकते थे कि ये कोई गैर मामूली चीज है। वहां मौजूद मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स और आला एडवेंचर टीमों ने हसद और लालच भरी नजरों से देखा। जहां तक वो जानते थे, कोई भी फाइन गोल्ड या डार्क गोल्ड आइटम जाहिर होने पर इतना बड़ा हंगामा नहीं करता था। लिहाजा ये किताब कम अज कम एपिक रैंक की होनी चाहिए। एक एपिक आइटम? गेम के इस मरहले पर अगरचे फर्स्ट रेट गिल्ड्स जैसे ताकतवर गिल्ड्स के पास पहले से ही तकरीबन 1 दर्जन एपिक आइटम्स मौजूद होंगे, लेकिन अवाम के लिए एपिक आइटम्स अब भी इंतहाई नायाब थे। ताहम हर कोई ये भी समझता था कि जीरो विंग से किताब चुराना नामुमकिन है। जीरो विंग की टीम कितनी ताकतवर थी, इस बात को एक तरफ रखते हुए जीरो विंग के मकाम तक पहुंचना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कितना ताकतवर ओरा! सैफ अली नाकाबिल बयान हद तक हैरान था जब उसने अपने सामने हुआ में मौजूद कदीम किताब को देखा। उसने पहले भी कई एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक की किताबों की तरकीब देखी थी। ताहम इनमें से किसी ने भी कभी इतना बड़ा हंगामा नहीं किया था। मजीद बरा लाइटनिंग फ्लैश की किताब की तरकीब मुकम्मल होने के बाद भी इससे एक हल्का सा ओरा निकल रहा था जो माना को अपनी तरफ खींच रहा था। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसका सामना सैफ अली ने पहले कभी नहीं किया था। एक लम्हे के लिए इसे ये बात कुछ नाकाबिल यकीन लगी कि इसके सामने वाली किताब एक जंगी तकनीक की किताब है। गिल्ड लीडर, वो क्या चीज है? क्या ये कोई एपिक टूल है? आबदा गाल तजस्सुस से पूछे बगैर न रह सकी। टीम के दीगर अरकान भी लाइटनिंग फ्लैश सीक्रेट टेक्निक के बारे में बहुत ज्यादा तजस्सुस रखते थे। फौरन उन्होंने किताब की शनाख्त जानने की उम्मीद में अपने कान खड़े कर लिए। जहां तक आइटम के एट्रीब्यूट पैनल का ताल्लुक था, उन्हें इसकी एक झलक देखने की कोई उम्मीद नहीं थी। आजकल जीरो विंग दीगर गिल्ड्स के जासूसों से भरा हुआ था। दरी असना गिल्ड के पास मौजूद एपिक आइटम्स के बारे में उन्हें आमतौर पर एक राज समझा जाता था। आखिरकार एपिक आइटम्स गिल्ड की बुनियाद के तौर पर काम करते थे। अगर किसी नाजुक लम्हे में इस्तेमाल किए जाएं, तो वो मजिजाती असरात हासिल कर सकते थे। कुदरती तौर पर गिल्ड इस तरह के अहम राज को जाहिर नहीं करेगा जब तक कि जरूरी ना हो। लिहाजा टीम के अरकान को किताब की सही तफसीलात जानने की उम्मीद नहीं थी। वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि ये किस किस्म की चीज है। नहीं, सैफ अली ने अपना सर हिलाया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ये एक जंगी तकनीक है। एक जंगी तकनीक? आबदा गाल मशकूक अंदाज में सैफ अली को आंखें सुकेड़ कर देखने पर मजबूर हो गई। इसे शक था कि सैफ अली महज उसके साथ मजाक कर रहा है। किस किस्म की जंगी तकनीक इतना बड़ा हंगामा बर्पा कर सकती है? यहां तक कि एक सीक्रेट टेक्निक टैबलेट
सीक्रेट टेक्निक टैबलेट भी गिरने पर इतना हंगामा नहीं करती। सैफ अली के अल्फाज ने सबको दंग कर दिया। अगरचे उन्होंने सैफ अली पर यकीन करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो सब जानते थे कि उसकी शख्सियत कैसी है। वो इस तरह की बात के बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगा। मजीद बरा, अगर वो नहीं चाहता था कि वो जाने की किताब किया है तो वो सिर्फ ये कह सकता था कि ये गिल्ड का राज है। इस सूरत में वो कुदरती तौर पर इस मामले को आगे नहीं बढ़ाते। फिर भी हर किसी को ये बात नाकाबिल यकीन लगी कि एक जंगी तकनीक इतना बड़ा हंगामा बर्पा कर सकती है। बिलाशुबा मजीद बरा, ये कोई आम जंगी तकनीक नहीं है, सैफ अली ने कहा। इसकी आवाज में जोश की झलक थी। ये एक मुकम्मल मिरास के साथ कांसी की जंगी तकनीक, ब्रांज कॉम्बैट टेक्निक है। एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक्स वो चीज थी जिसे बेशुमार माहिर खिलाड़ी सीखना चाहते थे। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास भी सिर्फ चंद ही थीं। माजी में एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक्स सबसे मजबूत जंगी तकनीकें थीं जिनके बारे में सैफ अली जानता था। ताहम सीक्रेट टेक्निक टैबलेट्स के बारे में जानने के बाद अनमोल शहजादी की फराहम करदा मुताल्लिका मालूमात के अलावा उसने ऐसी जंगी तकनीकों के वजूद को दरियाफ्त किया जो एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक्स से भी ज्यादा मजबूत थीं। कांसी की जंगी तकनीकें आमतौर पर सीक्रेट टेक्निक टैबलेट्स कांसी की जंगी तकनीकों का वाहिद जरिया थीं। दरी असना ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो ताकत जाहिर की जा सकती थी वो तसव्वुर से बाहर थी। यहां तक कि वाइड रिलिम वॉर्ड रेल्म के माहिरीन को भी कांसी की जंगी तकनीक का मुकाबला करने में दुश्वारी होगी। सैफ अली ने कभी तवक्को नहीं की थी कि वो कदीम इलाही खंडरात की तीसरी मंजिल पर कांसी की जंगी तकनीक हासिल करेगा। कांसी की टैबलेट के मुकाबले में एक किताब जिसमें मुकम्मल कांसी की मिरासी तकनीक दर्ज हो बिलाशुबा बहुत बेहतर थी। अगरचे एक कांसी की टैबलेट में मुताद्दिद कांसी की जंगी तकनीकें मौजूद थीं, लेकिन हर माह सिर्फ 10 खिलाड़ी कांसी की टैबलेट में दाखिल हो सकते थे, जिसका मतलब था कि गिल्ड इसे सिर्फ मुट्ठी भर खिलाड़ियों की परवरिश के लिए इस्तेमाल कर सकता था। ताहम जंगी तकनीक की किताब में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। जब तक वो चाहे वो जितने खिलाड़ियों को चाहे इसे सीखने दे सकता था। एक कांसी की जंगी तकनीक। सैफ अली के अल्फाज सुनकर वहां मौजूद जीरो विंग के ज्यादातर अरकान के चेहरों पर उलझन के आसार नुमाया हुए। वो बिल्कुल नहीं समझे कि कांसी की जंगी तकनीक क्या है। जहां तक आबिदा गाल और दीगर का ताल्लुक है जो पहले सीक्रेट सिपेल कास्टिंग टेक्निक के लिए मिरासी जगह में दाखिल हुए थे, वो सदमे से मुंह खोलने पर मजबूर हो गए। वो जानते थे कि कांसी की जंगी तकनीक किस चीज की नुमाइंदगी करती है, एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक से कहीं ज्यादा ताकतवर चीज। सिर्फ इन जैसे खिलाड़ी जो सीक्रेट टेक्निक स्पेस के कांसी के मंदिर ब्रांस टेम्पल में दाखिल हुए थे, कांसी की जंगी तकनीकों के बारे में जानते होंगे। ताहम उस वक्त उन्हें कांसी के मंदिर में चढ़ने वाली हर मंजिल के लिए सीखने का सिर्फ एक मौका मिला था। मजीद बरा, जैसे जैसे वो ऊंची मंजिलों पर पहुंचते गए हर मंजिल को साफ करना मुश्किल होता गया, जिसने उनके सीखने के मौके की तादाद को शदीद महदूद कर दिया। ताहम अब उनके पास एक मुकम्मल कांसी की जंगी तकनीक की किताब थी। उसका मतलब यह था कि वो इस पर दर्ज जंगी तकनीक को किसी भी वक्त और बगैर किसी हद के सीख सकते थे। अब जबकि हमने यहां अपना मकसद हासिल कर लिया है, तो अब चौथी मंजिल की तरफ जाने का वक्त है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। इसके बाद इसने सबको कदीम इलाही खंडरात की चौथी जेर जमीन मंजिल पर भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन्स का इस्तेमाल किया। जीरो विंग की 1000 से जायद खिलाड़ियों की टीम आसमानी बिजली वाली बंजर जमीन से गायब हो गई। कदीम इलाही खंडरात की चौथी जेर जमीन मंजिल। यहाँ का मंजर एक पुरसुकून वादी का था जो सरसब्ज नबातात से भरी हुई थी। वादी के वस्त में दरवाजों का एक बुलंद और बाला सीट देखा जा सकता था। यहाँ तक कि अगर कोई वादी बनाने वाले पहाड़ों की चोटी पर खड़ा हो, तब भी वो दरवाजों के इस बुलंद और बाला सीट को बहुत वाज़े तौर पर देख सकता था। दरवाजे न सिर्फ 100 मीटर ऊंचे थे, बल्कि उन पर बहुत से इलाही नक्शो निगार भी कंदा थे। दरवाजों से एक ताकतवर ओरा निकल रहा था जो शायद आम खिलाड़ियों को उनके करीब जाने से रोक देगा। ताहम उस वक्त बड़े पत्थर के दरवाजों के सामने रोशनी का एक चमकदार शो देखा जा सकता था। इसी वक्त पूरी वादी में धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। अगले ही लम्हे पत्थर के दरवाजों के सामने खड़ा एक 2 सरों वाला 3 दमों वाला अर्थ ड्रैगन कान फाड़ देने वाली धाड़ मारते हुए देखा जा सकता था।
दरी असना इस अर्थ ड्रैगन को घेरे हुए 1000 से जायद माहिरीन की एक टीम थी। फी अलहाल ये माहिर खिलाड़ी जुनून के आलम में मॉन्स्टर पर हमला कर रहे थे। 50 मीटर ऊंचे अर्थ ड्रैगन पर एक के बाद एक हमले की बमबारी कर रहे थे। ताहम उनके हमलों के साथ होने वाले शानदार मुजाहिर के बावजूद हमलों ने सिर्फ 400 के करीब नुकसान पहुंचाया। शुरू से आखिर तक एक भी हमले ने मॉन्स्टर को 1,000 से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। कितना ताकतवर मॉन्स्टर है, एक कदीम नस्ल आर्केक सीसीज। क्या ये कोई खूनखार दरिंदा है? जीरो विंग के अरकान बड़े पत्थर के दरवाजों की हिफाजत करने वाले मॉन्स्टर को आंखें फाड़ कर देखने पर मजबूर हो गए। उनके दिल सदमे से भरे हुए थे। बाब 1662 बगैर धार की तलवार। एक अर्थ ड्रैगन सैफ अली वादी के अंदर खड़े 50 मीटर ऊंचे मॉन्स्टर को देखकर हैरान हुए बगैर न रह सका। फ्रास्ट फुलियम 2 सुरों वाला अर्थ ड्रैगन, कदीम नस्ल, अदन ड्रैगन, ग्रैंड लॉर्ड, लेवल 58, HP 270,000/270,000। इसी रैंक और लेवल की दीगर कदीम नस्लों के मुकाबले में फ्रास्ट फुलियम 2 सुरों वाला अर्थ ड्रैगन वाज़े तौर पर ज्यादा मजबूत था। इसका HP पहले ही इसी लेवल के मिथिक मोनस्टर्स का मुकाबला कर रहा था। ये बिल्कुल भी ग्रैंड लॉर्ड नहीं लग रहा था। मजीद बड़ा अर्थ ड्रैगन के पास शानदार डिफेंस होने के अलावा जिस मैदान जंग में वो लड़ रहा था वो जलते हुए लावे के तालाबों से घिरा हुआ था। वक़्ता फ़ौक़ता लावे के फवारे ऊपर उठते और मैदान जंग के बेतरतीब मकामात पर बरसते। यहाँ तक कि MTS भी सिर्फ 3 या 4 बार लावे की बारिश को बराह रास्त बर्दाश्त करने के काबिल होंगे। अगर वो लावे की बारिश को कामयाबी से रोक भी लेते तो उनके हथियारों और साजो सामान की पायदारी दुर्बलता में नुमाया कमी वाक़ई हो जाती। लावे की बारिश के अलावा अर्थ ड्रैगन खुद अपनी 3 दमों से हमला करता और कसरत से डांसेस अशोले की सांसें बाहर निकालता। नतीजे के तौर पर बॉस पर हमला करने वाले सुपर पावर्स के माहिर खिलाड़ी रोशनी की लकीरों में तब्दील हो गए और एक के बाद एक मैदान जंग से गायब हो गए। 10 मिनट से भी कम वक्त में 1000 से जायद माहिरीन पर मुश्तमिल टीम फना हो गई। जब जंग खत्म हुई तो बड़े पत्थर के दरवाजों के सामने का पूरा इलाका शोलों और डांसेस की दुनिया में तब्दील हो चुका था। ये मंजर मसहूर कुन और चौंका देने वाला दोनों था। इस मौके पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स के तमाशाई अरकान ने अपने चेहरों पर संजीदा तासुरात सजाए हुए थे, क्योंकि वो पत्थर के दरवाजों के सामने तकब्बुर से खड़े अर्थ ड्रैगन को देख रहे थे। अर्थ ड्रैगन का डिफेंस और HP दोनों मुज़हका खेज हद तक ज्यादा थे। इसके अलावा अर्थ ड्रैगन पर हमला करने वाले खिलाड़ियों को आसमान से बरसने वाले लावे पर भी नजर रखनी पड़ती थी। ताहम सैफ अली और दीगर के वादी के अंदर पहुंचने के बाद मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अपनी नजरें उनकी तरफ मोड़ दें। जब इन सुपर पावर्स ने सैफ अली के ग्रुप को अपने पास से गुजरते हुए सीधा फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाले अर्थ ड्रैगन की तरफ जाते हुए देखा तो उनमें से किसी ने भी कोई दुश्मनी जाहिर नहीं की। उन्होंने बस खामोशी से देखा जैसे जीरो विंग की टीम बास के करीब पहुंची। अगरचे पूरी चौथी मंजिल पर सिर्फ एक ही बास था, लेकिन उन्हें इससे लड़ने की बिल्कुल जल्दी नहीं थी। इसकी वजह अर्थ ड्रैगन की ताकत पर उनका एतमाद था। अर्थ ड्रैगन को मारने का काम अब कोई ऐसा काम नहीं रहा था जो एक अकेली सुपर पावर आ बड़ा गिल्ड हासिल कर सके। बास से निमटने के लिए मुतादिद सुपर पावर्स को ताउन करने की जरूरत होगी। उनका इरादा अपने पहले दौरे पर बास से मुकाबला करने का तो नहीं हो सकता है ना। वाइल्ड ओशन तंजिया अंदाज में हंसे बगैर ना रह सका जब इसने जीरो विंग की टीम को अर्थ ड्रैगन पर हमला करने के आसार दिखाते हुए देखा। जिस टीम ने अभी अर्थ ड्रैगन पर हमला करने की कोशिश की थी वो 2 सुपर पावर्स के मजबूत तरीन माहिरीन पर मुश्तमिल थी। ताहम आखिर में वो फिर भी बास का मुकाबला नहीं कर सके। अर्थ ड्रैगन खुद खिलाड़ियों के लिए पहले ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अर्ध गिर्द के लावे के तालाबों से बेतरतीब वक्फों पर शुरू होने वाली लावे की बारिश ने खिलाड़ियों के जंगी मेयार पर मुतालिबात को मजीद बढ़ा दिया। दरी असना जीरो विंग के अरकान का मेयार मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान से नुमायां तौर पर कमतर था। बिलाशुबा ये एक मुख्तलिफ कहानी होगी अगर जीरो विंग तीसरी मंजिल पर अपने कारनामे को दोहरा सके और लावे के हमलों को मुकम्मल तौर पर होने से रोक सके। ताहम ऐसा बार बार कैसे हो सकता है? हमारे लिए बेहतर है कि वो कोशिश करे।
एक बार जब उन्हें एहसास हो जाएगा कि छापे की मुश्किलात कहाँ हैं, तो हमारे लिए बाद में उनके साथ ताउन की शराइत पर बातचीत करना आसान हो जाएगा। ब्रोकन सिटी ने लापरवाही से हंसते हुए कहा। अगरचे मैं सोचता हूं कि जीरो विंग बॉस का कितना एचपी कम करने के काबिल होगा। जीरो विंग का रवैया वैसा ही था जैसा कि सीक्रेट टेंपल और क्रिम्सन एम्परर का पहले था। अगरचे दोनों गिल्ड्स जानते थे कि बॉस से निपटना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि ये कदीम इलाही खंडरात पर उनका पहला छापा था, उन्होंने महसूस किया था कि अगर वो मिलकर काम करें तो उन्हें बॉस को नीचे गिराने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ताहम आखिर में उनकी मुश्तरका अफवाज बॉस के एचपी को 80% की हद से नीचे लाने से पहले ही फना हो गई। अब दोनों गिल्ड्स के आला ओहदेदारान अपने चेहरों पर इंतहाई बुरे तासुरात सजाए हुए थे। यहां तक कि सीक्रेट टेंपल और क्रिम्सन एम्परर की मुश्तरका अफवाज भी बॉस के एचपी को सिर्फ 81% तक कम करने में कामयाब हो सकी। मेरा अंदाजा है कि जीरो विंग को बॉस के एचपी का 5% भी कम करने में मुश्किल पेश आएगी। सिर्फ पहली 2 लावे की बारिशें ही गालिबन जीरो विंग के 80% से ज्यादा अरकान का सफाया कर देंगी। बाकी अरकान के साथ वो खुशकिस्मत होंगे अगर उनका मजमूई डीपीएस बॉस की जंगी बहाली बैट रिकवरी से तजावुज कर जाए। पर प्रेइंग लोटस ने जीरो विंग की टीम को देखते हुए नामंजूरी में सर हिलाते हुए कहा। अगरचे जीरो विंग की साबिका कारकर्दगी वाकई तवक्कुआत से ज्यादा थी, लेकिन गिल्ड की कमजोर बुनियाद इस मंजिल पर उसके जवाल का सबब बनेगी। दरीं असना वहां मौजूद दीगर गिल्ड्स पीछे बैठकर आने वाले शो के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार जैसे जैसे मजीद टीमें अर्थ ड्रैगन से लड़ेंगी, इन जैसे तमाशाई अर्थ ड्रैगन के मजीद राजों से पर्दा उठाने के काबिल होंगे, जो उम्मीद है कि आखिरकार उन्हें बॉस को शिकस्त देने की इजाजत देगा। अंकल युआन, अब के ख्याल में जीरो विंग कितनी दूर तक जा सकेगा? पर्पल जेड ने तजस्सुस से पूछा जब उसने सैफ अली की तरफ देखा, जो जीरो विंग की टीम के दरमियान खड़ा था। दीगर गिल्ड्स को जीरो विंग की ताकत का वाज़े अंदाजा नहीं हो सकता, लेकिन सीक्रेट पवेलियन गार्ड्स डोमेन के मामलात से बखूबी वाकिफ था। वो बखूबी जानते थे कि जब अनमोल शहजादी के फिनिक्स पवेलियन और जीरो विंग ने सनसेट फॉरेस्ट का फर्स्ट क्लियर हासिल किया, तो जीरो विंग ने छापे में एक नागुज़ीर किरदार अदा किया था। मुझे यकीन नहीं है, शायद वो बॉस के एचपी का तकरीबन 20% कम कर दें। उम्मीद है वो बॉस को इसके दूसरे मरहले में दाखिल करवा सकेंगे। इस तरह हम बॉस के बारे में बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं। युआन टाइशेन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। दरीं असना, जैसे ही युआन टाइशेन और पर्पल जेड एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे, जीरो विंग के अरकान भी अर्थ ड्रैगन को देख रहे थे और इस पर बहस कर रहे थे। गिल्ड लीडर, चलो चलते हैं, कोला ने जोश से जोर दिया जब उसने दूर अर्थ ड्रैगन को देखा। सच तो यह है कि तीसरी मंजिल पर बॉसेस से निपटना इसके लिए कोई चैलेंज नहीं था। वो उन बॉसेस के खिलाफ जाते हुए टाइटन गार्ड की सलाहियतों का मुकम्मल मुजाहिरा नहीं कर सका था। अब जबकि फरास्ट फुलियम 2 सरों वाला अर्थ ड्रैगन उसके सामने था, वो इसे खुद को बेहतर बनाने के लिए एक तरबियती साथी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत बेताब था। गिल्ड लीडर, क्यों ना मुझे इस बार लीड एमटी बनने दे? टर्टल ने बेताबी से खुद को तजवीज किया। इस लम्हे कोला और दीगर एमटीज ही सिर्फ वो नहीं थे जो एक्शन के लिए बेचैन थे। शोला रानी, शैडो सेओड और टीम के दीगर डीपीएस भी लड़ने के जज्बे से भरपूर थे। जैसे ही सैफ अली हुक्म देता, वो फौरन बगैर किसी हिचकिचाहट के अर्थ ड्रैगन पर हमला कर देते। एक लम्हा रुको शैडो, ये हथियार लो और उसे इस छापे के लिए इस्तेमाल करो, सैफ अली ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। उसने फिर अपने बैग से टिर 3 माना वेपन अल्फाजलियस एजलिस ब्लेड निकाला और उसे शैडो सौरुड के हवाले कर दिया। शुरू में शैडो सौरुड कहना चाहता था कि उसके पास मौजूद क्रिम्सन मून बड़ी तलवार पहले ही काफी अच्छी है और हथियार तब्दील करने की कोई जरूरत नहीं। ताहम अल्फाजलियस ब्लेड को कबूल करने के बाद वो दंग रह गया। अगरचे इसने अभी तक हथियार को लेस इक्विप नहीं किया था, लेकिन जिस लम्हे इसने इसे अपने हाथों में लिया, वो अपने जिस्म में बेपनाह ताकत को बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। इसी वक्त इसके दिमाग ने भी ज्यादा वजाहत हासिल की।
शेडो सोरुड ने फौरन अलिफाजनियस ब्लेड के एट्रीब्यूट्स का मुआयना किया। ये हथियार क्या है? शेडो सोरुड ने खाली नजरों से बड़बड़ाया जब उसने अलिफाजनियस ब्लेड के एट्रीब्यूट पैनल को देखा। क्रिम्सन मून टाइटन सिटी के 31 मुकद्दस हथियारों में से एक था। इस वक्त वो पहले ही हथियार को डार्क गोल्ड रैंक तक अपग्रेड कर चुका था और उसके एट्रीब्यूट्स आम डार्क गोल्ड हथियारों से भी नुमाया तौर पर बेहतर थे। मुस्तकबिल में वो उसे एपिक रैंक तक भी बढ़ा सकता था। ताहम अलिफाजनियस ब्लेड के मुकाबले में जो इस वक्त उसके पास था, क्रिम्सन मून लोहे की छड़ी से मुख्तलिफ नहीं था। इसे ये तसव्वुर करना वाकई मुश्किल लगा कि गेम के इस मरहले पर इतना ताकतवर हथियार मौजूद हो सकता है। मजीद बरा, यहाँ तक कि अगर उसने आखिरकार क्रिम्सन मून को एपिक रैंक में अपग्रेड कर भी लिया, तब भी उसे नहीं लगता था कि ये अलिफाजनियस ब्लेड का मुकाबला कर सकेगा। इस तशखीस की वजह वो एहसास था जो उसे अलिफाजनियस ब्लेड को पकड़ते वक्त हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने अभी अभी एक बरसरक स्किल को चालू किया है। सिर्फ हथियार को लेस करने से इसकी ताकत स्ट्रेंथ में 40% इजाफा हुआ था। मजीद बरा, अलिफाजनियस ब्लेड की अटैक पावर का बड़ा रास्त ताल्लुक उसकी स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट से था। मजमूई तौर पर अलिफाजनियस ब्लेड की अटैक पावर क्रिम्सन मून से 50% ज्यादा थी। शेडो सोरुड के रद्दे अमल के जवाब में सैफ अली ने वजाहतें छोड़ दें। उसने टीम चीट के जरिए हुक्म दिया, ठीक है, सब तैयार हो जाओ। कोला, टर्टल डोव और ये वोमियान ये बॉस को टैंक करने के जिम्मेदार होंगे। बाकी सब अपनी पोजीशनिंग पर तवज्जो दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि अर्थ ड्रैगन के सरों और दमों के करीब न खड़े हों। अगर किसी को कोई मसला नहीं है तो आइए शुरू करें। जैसे ही सैफ अली ने बात खत्म की, जीरो विंग के अरकान एक मुश्तइल हुजूम की तरह फरास्ट फुलियम 2 सरों वाले अर्थ ड्रैगन के असर और रसूख के दायरे में घुस गए। बाब 1663 3 ताकत। फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाला अर्थ ड्रैगन अपनी तमाम आंखें बंद किए बड़े पत्थर के दरवाजों के सामने लेटा हुआ था। जैसे ही अर्थ ड्रैगन सांस लेता, इसके सरों के सामने का इलाका डांसेस और आग के जहन्नम में बदल जाता। जब कोला, टर्टल डोव और ये वोमियान अर्थ ड्रैगन के 300 गज के अंदर पहुंचे तो इसमें हलचल हुई। जब उसकी अंबर आंखों के 2 सीट एम्प्टी तिकोन पर पड़े तो उसने एक कान फाड़ देने वाली धाड़ निकाली जो पूरी वादी में गूंज उठी। एक खौफनाक दबाव जीरो विंग के करीब आने वाले अरकान पर छा गया, जिसने खौफ का एहसास पैदा किया और उनकी नक्ल व हरकत को सुस्त कर दिया। हाय हा, वो वाकई ये कर रहे हैं और वो चंद माहिरीन को पानी टेस्ट करने के लिए भेजने के बजाय बेदिमागी से एक होकर हमला कर रहे हैं। क्या बहादुर बेवकूफों का टोला है। वाइल्ड ओशन हंसा जब उसने जीरो विंग के अरकान के चेहरों पर बदसूरत तासुरात देखे। वो जानता था कि अर्थ ड्रैगन कितना ताकतवर है। आखिरकार वो पहले ही एक से ज्यादा बार बास से लड़ चुका था। कोई सिर्फ तब ही अर्थ ड्रैगन की ताकत को समझ सकता था अगर उसने जाती तौर पर उसका तजुर्बा किया हो। जो कुछ उसने सीखा था, इससे वो जानता था कि आम ग्रैंड लॉर्ड रैंक की कदीम नस्लें इस अर्थ ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकती। बास ने इस जैसे 2 शील्ड वॉरियर को भी आसानी से मगलूब कर लिया था। अगरचे अर्थ ड्रैगन एक वाहिद वजूद लगता था, लेकिन इसे दर हकीकत 3 का मजमुआ समझा जाना चाहिए। इसकी वजह यह थी कि इसके 2 सर आजादाना तौर पर काम करने की सलाहियत रखते थे। अगरचे तीनों दुमें आमतौर पर हम आहंगी में हरकत करती थीं, लेकिन वो इस तरह हरकत करती थीं जैसे उनके अपने दिमाग हों। वो उन अहदाफ को महसूस कर सकती थीं और उन पर हमला कर सकती थीं जिन्हें 2 सर नहीं देख सकते थे। अर्थ ड्रैगन के पास जबरदस्त ताकत भी थी, यहां तक कि जब उसे जादुई सरनी मैजिक अरे के जरिए दबाया गया, तब भी एक ही हमले ने 2 एमटी को कई कदम पीछे हटने और 20,000 से ज्यादा नुकसान उठाने पर मजबूर किया। ये तब था जब उसने हमले की ज्यादातर ताकत को हटाने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया था। अगर वो सिर्फ अर्थ ड्रैगन के हमलों को आम तौर पर रोकता तो उसे इसके आम हमलों से 30,000 से ज्यादा नुकसान होता। अगर वो एक लम्हे के लिए भी लापरवाह होता तो अर्थ ड्रैगन उसे फौरन मार डालता। यहां तक कि लावे की बारिश के मुसलसल खतरे के बगैर भी अर्थ ड्रैगन एक खौफनाक दुश्मन था। फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाला अर्थ ड्रैगन कदीम इलाही खंडरात की 5वीं जेर जमीन मंजिल का मुतलक गेट कीपर था। अर्थ ड्रैगन की धाड़ के साथ ही जमीन से लावा उबलना शुरू हो गया,
जिसने मैदान जंग के अर्ध गिर्द लावे की दीवार बना दी। लावे का जो हल्का बना उसने जीरो विंग की वापसी का रास्ता बंद कर दिया। अब अंदर मौजूद खिलाड़ियों के लिए फरार होना या मैदान जंग में दाखिल होना मुमकिन नहीं था। खिलाड़ियों के पास गर्दिश में हमला करने का कोई मौका नहीं होगा। सिर्फ फातेह ही इस लावे से घिरे मैदान जंग में जिंदा रहेगा। जैसे ही लावे की रुकावट बनी, अर्थ ड्रैगन के दोनों मुंह खिल गए। माहौल में मौजूद बर्फ और आग की किस्म का माना जानवर के जबड़ों की तरफ बढ़ने लगा। जीरो विंग वाकई बदकिस्मत है। अर्थ ड्रैगन दर हकीकत शुरू में ही फ्रास्ट फुलियम ब्रेथ इस्तेमाल कर रहा है। जंग गालिबन पहले ही खत्म हो चुकी है, पर यंग लोटस ने दौर से मंजर देखते हुए आह भरी। फ्रास्ट फुलियम बरथ अर्थ ड्रैगन की टीम बॉब चालों में से एक थी। इस शकल के पास न सिर्फ एक बहुत बड़ा एओई था, बल्कि इसका चैनलिंग टाइम इंतहाई कम था। एक मखरूती हमले की शकल के तौर पर खिलाड़ियों को आमतौर पर उससे बचने में कोई दुश्वारी नहीं होती अगर वो बास के 50 गज के अंदर होते। ताहम जीरो विंग के अरकान अभी भी बास से 100 गज से ज्यादा दूर थे। इस सूरत में उन्हें शकल के एओई से बाहर निकलने के लिए ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा, जो इतने कम वक्त में नामुमकिन था। पर यंग लोटस अपनी सोच में अकेली नहीं थी। हर कोई पहले ही तसव्वुर कर सकता था कि बास जीरो विंग की टीम को एक भी हमला करने से पहले ही खत्म कर देगा। सील जैसे ही अर्थ ड्रैगन अपनी फ्रास्ट फुलियम बरथ मुकम्मल करने वाला था, सैफ अली ने अपना दाएं हाथ उठाया, जिसमें 7 ल्यूमिनरीज रंग 7 लुमिनरीज रिंग पहनी हुई थी, और गार्डियन बास पर ममनुआ डोमेन फॉरबिडन डोमेन कास्ट कर दिया। अचानक अर्थ ड्रैगन के अर्ध गिर्द 600 गज के दायरे में माना जिम गया। अर्थ ड्रैगन के सरों की तरफ बढ़ने वाला माना भी रुक गया। बदले में जादुई सरनियां जो फ्रास्ट फुलियम बरथ ने बनाई थी, माना की कमी की वजह से टूटना शुरू हो गई। कितना ताकतवर साइलेंसिंग असर है। जीरो विंग के पास इतनी ताकतवर साइलेंसिंग शकल है। दूर खड़े तमाशाइयों की सांसें फूल गईं। इनमें से कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि एक खिलाड़ी दर हकीकत अर्थ ड्रैगन की फ्रास्ट फुलियम बरथ को चालू होते ही रोकने के काबिल है। गार्ड्स डोमेन में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जिन्होंने साइलेंसिंग स्किल्स सीखी हों, लेकिन इन स्किल्स की ताकत में फर्क था। आमतौर पर साइलेंसिंग स्किल्स के ट्र0 और ट्र1 खिलाड़ियों के खिलाफ नुमायां असरात होते थे, लेकिन ज्यादातर साइलेंसिंग स्किल्स जो उन्होंने अब तक देखी थीं उनका ट्र2 खिलाड़ियों पर बहुत कम असर था। बास मोनस्टर्स तो दूर की बात है। साइलेंसिंग स्किल्स जो बास मोनस्टर्स को मुतासिर कर सकती थीं, बेमिसाल कीमती थीं, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले मंत्रों स्पेल्स से भी ज्यादा। बास को एक लम्हे के लिए भी खामोश करने के काबिल होना एक टीम को फौरी फना से बचा सकता था और जंग का रुख मोड़ सकता था, और ज्यादातर सुपर पावर्स ऐसी स्किल्स खरीदने के लिए फलकियाती कीमतें पेश करेंगी। उनके इल्म के मुताबिक 3 साइलेंसिंग मैजिक स्क्रोल्स के अलावा अभी तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने ऐसी साइलेंसिंग स्किल सीखी हो जो ग्रैंड लॉर्ड रैंक के बास को मुतासिर करने के काबिल हो। यहां तक कि साइलेंसिंग स्किल्स जो ग्रेट लॉर्ड्स को मुतासिर कर सकती थीं, अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई थीं, लेकिन जीरो विंग के पास दर हकीकत एक थी। जीरो विंग की कदर मुख्तलिफ तमाशाई सुपर पावर्स की नजरों में और भी बढ़ गई। कम अज कम जीरो विंग के पास अब एक ऐसा फायदा था जो उनमें से किसी के पास फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाले अर्थ ड्रैगन के खिलाफ नहीं था। इस साइलेंसिंग शकल के साथ अर्थ ड्रैगन पर छापा मारना काफी आसान हो जाएगा। खामोश होने के बाद अर्थ ड्रैगन मुश्तइल हो गया। एक ताकतवर धार निकालते हुए उसने सैफ अली की तरफ हमला किया। इस तरह के रद्दे अमल की तवक्को करते हुए सैफ अली ने इत्मीनान से हुक्म दिया, कोला, तुम तीनों बास को रोकोगे। गिल्ड लीडर, इसे हम पर छोड़ दें। कोला और दीगर मुस्कराए जब वो जंग में बास से मिलने के लिए आगे बढ़े। अर्थ ड्रैगन के लिए एमटी तिकोन चींटियों के गिरोह से कुछ ज्यादा नहीं थी। अर्थ ड्रैगन ने अपने पंजों में से एक उठाया और इसे करीब आने वाले कीड़ों पर उफुकी तौर पर घुमाया। आओ। बड़े पंजे को करीब आते देखकर कोला के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने फिर अपनी ढाल उठाई और आगे बढ़ा। पींग। जब अर्थ ड्रैगन का बड़ा पंजा नाहमवार जमीन पर से गुजरा तो उसने जरा भी सुस्त हुए बगैर तमाम रुकावटों को हटा दिया। फिर भी जब इसका पंजा कोला के टाइटन गार्ड से टकराया तो उसकी रफ्तार तेजी से कम हो गई। पंजा मजीद 10 गज इससे ज्यादा के बाद मुकम्मल तौर पर रुक गया। क्या ताकत है!
कोला हैरान रह गया जब उसने अर्थ ड्रैगन के पंजे को रोका। पंजे के इस वार ने इसका तकरीबन 40,000 HP ले लिया था। अर्थ ड्रैगन की ताकत पहले ही इसी लेवल के एक आम मिथक मॉन्स्टर का मुकाबला करने के करीब थी। देखने वाली सुपर पावर्स और भी ज्यादा हैरान थीं। अगर अर्थ ड्रैगन को दबाया न जाता तो एक ही हमला एक MT को फौरी मारने के लिए काफी होता, जबकि 2 MTs 50,000 से ज्यादा HP खो देते। दरी असना उनके 2 MTs के पास सिर्फ 60,000 से कुछ ज्यादा HP था। 2 हिट एक 2 MT को मारने के लिए काफी से ज्यादा होंगी। फिर भी अर्थ ड्रैगन का हमला बड़ा रास्त वसूल करने के बाद भी कोला के पास अभी भी आधे से ज्यादा HP बाकी था। इससे साबित हुआ कि कम अज कम कोला गैर दबाए हुए फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाले अर्थ ड्रैगन की 3 हिट टैंक कर सकता है। इसका मतलब यह भी था कि यहां तक कि अगर अर्थ ड्रैगन किसी भी किस्म के दबाव का शिकार ना हो, कोला अर्थ ड्रैगन को बड़ा रास्त टैंक कर सकता था अगर वो इसे काफी शिफा हील दे। इसने बदले में इसकी टीम को वो बुनियाद फराहम की जिसकी उन्हें अर्थ ड्रैगन पर छापा मारने की जरूरत थी। कोला जैसे MT के साथ अर्थ ड्रैगन को शिकस्त देने के उनके इम्कानात में कम अज कम 20% इजाफा हुआ। च्यूंटी को अपने पहले हमले से बचते हुए देखकर अर्थ ड्रैगन ने अपना दूसरा पंजा घुमाने की कार्रवाई की। इस बार टर्टल डोव ने हमला वसूल किया। 3 एक बार फिर कुछ नाकाबिल यकीन हुआ। बॉस ने टर्टल डोव को कोला के मुकाबले में बहुत कम फासले पर धकेला। उसने भी सिर्फ 34,000 से कुछ ज्यादा HP खोया। इसी तरह इसके पास अभी भी 50% से ज्यादा HP था। अर्थ ड्रैगन के मुसलसल 2 हमलों के फौरन बाद शैडो सॉरुड, जो कोला और टर्टल डोव से थोड़े फासले पर पीछे था, हवा में उछला और अर्थ ड्रैगन के सीने पर वार किया। चांदी की चमक के बाद अर्थ ड्रैगन के सर तकलीफ से चीख उठे। शैडो सॉरुड की बड़ी तलवार ने दर हकीकत अर्थ ड्रैगन के फौलाद जैसे तराजू स्केल्स को काट दिया था, जिससे मॉन्स्टर के सीने पर खूनी जख्म रह गया था। 10-320 फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाले अर्थ ड्रैगन के सरों के ऊपर एक नाकाबिल यकीन नंबर नमूदार हुआ था। बाब 1666 खौफनाक टीम 10,000 से ज्यादा नुकसान। ये कैसे मुमकिन है? मैं चीजें गलत तो नहीं देख रहा है ना? उसका नुकसान इतना ज्यादा कैसे है? क्या इसने एपिक साजो सामान का मुकम्मल सेट पहना हुआ है? हुजूम अपनी नजरें शैडो सॉरुड से नहीं हटा सका। सदमा और तजस्सुस उनके जहनों पर हावी था। दर हकीकत इनमें से बहुत से लोग भागकर वहां जाना चाहते थे और ये जानने का मुतालबा करना चाहते थे कि जीरो विंग ने ऐसा किया है जिससे एक खिलाड़ी फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाले अर्थ ड्रैगन को 10,000 से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। उनके अराकीन के ज्यादातर हमलों ने सिर्फ सैकड़ों में नुकसान पहुंचाया था। सिर्फ उनके 2 खिलाड़ियों ने अपने आला एट्रीब्यूट्स की बदौलत इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसके बावजूद उनके आम हमलों ने सिर्फ 3,000 के करीब नुकसान पहुंचाया। फिर भी शैडो सॉरुड ने एक आम हमले के साथ 10,000 से ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। यहां तक कि अगर शैडो सॉरुड एक 2 बसरकर होता तब भी इसका नुकसान उनके 2 अराकीन से इतने बड़े मार्जिन से ज्यादा होने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। वाहिद वजह जो वो सोच सकते थे वो ये थी कि बरसरिकर के पास एपिक साजो सामान का मुकम्मल सेट होना चाहिए, लेकिन तब भी ऐसी चीज गैर हकीकी थी। एपिक साजो सामान कितना कीमती था? खिलाड़ियों को एपिक रैंक के साजो सामान में मुकम्मल तौर पर लैस होने के लिए 10 से ज्यादा टुकड़ों की जरूरत होगी। गार्ड्स डोमेन के ज्यादातर बड़े गिल्ड्स के पास इतने टुकड़े भी नहीं थे। यहां तक कि सपर गिल्ड्स भी ज्यादा से ज्यादा कारकर्दगी के लिए अपने मजबूत तरीन अराकीन को सिर्फ 4 या 5 टुकड़ों से लैस करने की इस्तेताअत रखते थे। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि जीरो विंग के पास एक ही खिलाड़ी को 10 या इससे ज्यादा एपिक साजो सामान के टुकड़ों में लैस करने की सलाहियत या सखावत है। गिल्ड लीडर अपने शेडो को किस किस्म का हथियार दिया है? इसकी अटैक पावर हैरत अंगेज है। आबदा गाल और जीरो विंग के दीगर 2 खिलाड़ी शैडो सॉरुड का चौंका देने वाला नुकसान देखने के बाद सैफ अली से पूछे बगैर न रह सके। वो बहुत वाज़े तौर पर जानते थे कि शैडो सॉरुड किस किस्म का सामान पहनता है, और वो जानते थे कि उनमें से कोई भी इस गार्डियन बास को 10,000 से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, खास तौर पर आम हमले के साथ नहीं।
शेडो सोरूड की गैर मुतवक्के कारकर्दगी की वाहिद वजाहत वो हथियार होना चाहिए जो सैफ अली ने इसे छापे से पहले दिया था। ताहम उन्हें यह तसव्वुर करना मुश्किल लगा कि हथियार तब्दील करने से इतना बड़ा फरोग मिलेगा। यहां तक कि अगर बड़ी तलवार एक एपिक हथियार होती तब भी बरसरिकर को इतने ज्यादा नुकसान के काबिल नहीं होना चाहिए था। आखिरकार मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अपने 2 DPS माहिरीन को एपिक हथियारों से भी लैस किया था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने शेडो को हथियार दिया है, मैं इसे सिर्फ इस्तेमाल करने दे रहा हूं। जहां तक ये किस किस्म का हथियार है, ये एक गिल्ड का राज है, सैफ अली ने एक मानी खेज मुस्कुराहट जाहिर करते हुए कहा। अगर आप में से कोई मुस्तकबिल में बहते पानी की कलमरो फ्लोइंग वाटर रेल्म में दाखिल होता है तो मैं इस किस्म की ताकत हासिल करने में आपकी मदद भी कर सकता हूं। सच तो यह है कि अलिफाजनियस ब्लेड की कारकर्दगी ने सैफ अली को भी हैरान कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 3 माना वेपन इतना ताकतवर होगा। ताहम चूंकि माना वेपन्स ने अभी तक गॉड्स डोमेन में अपनी अवामी नुमाइश नहीं की थी, वो नहीं चाहता था कि बहुत से लोग उनके बारे में जानें। अगर अर्थ ड्रैगन का नाकाबिल यकीन हद तक ज्यादा डिफेंस ना होता तो वो शेडो सोरूड को अलिफाजनियस ब्लेड इस्तेमाल करने ना देता। संजीदगी से गिल्ड लीडर फ्लाइंग शेडो और दूसरों की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने सैफ अली की पेशकश सुनी। वो सब वो ताकत इस्तेमाल करना चाहते थे जो शेडो सोरूड ने अभी जाहिर की थी। बिलाशुबा मैंने तुमसे कब झूठ बोला है, सैफ अली ने कंधे उचकाती हुए कहा। अगरचे 3 माना वेपन्स इंतहाई नायाब थे, एपिक हथियारों से भी ज्यादा नायाब, लेकिन लोस्ट टाउन के टावर में 12 3 माना वेपन्स मौजूद थे। अगर वो लोस्ट टाउन को महफूज कर सकता तो वो हथियार उसके लिए होंगे। सैफ अली की यकीन दहानी सुनकर हर एक का अपने जंगी मेयार को बेहतर बनाने का जोश बढ़ गया। अगर उन्होंने अपनी जंगी ताकत को फ्लोइंग वाटर रिलिम तक बढ़ाया और अलिफाजनियस ब्लेड जैसा हथियार हासिल किया तो वो फौरन गार्ड्स डोमेन में आला तरीन माहिरीन बन जाएंगे। उन्हें इसी लेवल के एक चोटी के माहिर को मारने में भी कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ इम्कान के बारे में सोचकर ही वो पुरजोश हो गए। टीम ने अर्थ ड्रैगन के खिलाफ अपनी लड़ाई में अपने नए पाए जाने वाले जज्बे का इजहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि बास के सर के ऊपर सैकड़ों में नुकसानात जाहिर होने लगे। सिर्फ मैजिक लाइट टीम और जीरो विंग के 2 खिलाड़ियों ने 3,000 से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, कुछ तो 5,000 नुकसान तक भी पहुंच गए। जब सैफ अली और शोला रानी मैदान में शामिल हुए तो तमाशाई एक बार फिर हैरान रह गए। शेडो ब्लड लाइन के फवाइद की वजह से शोला रानी के हर आम हमले ने 9,000 से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अगरचे इसने शेडो सोरूड जितना नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो एक इसीसुन असैसिन थी। इसकी खासियत खाम ताकत के बजाय रफ्तार थी। कुदरती तौर पर सैफ अली शेडो सोरूड और शोला रानी दोनों से ज्यादा मुतासिर कुन था। इसकी अटैक पावर बिल्कुल अलग लेवल पर थी। सिर्फ इसके आम हमलों ने 12,000 से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जबकि इसकी स्किल्स ने आसानी से 30,000 से 50,000 के दरमियान नुकसान पहुंचाया। वो अमली तौर पर एक इंसानी शक्ल का ग्रेट लॉर्ड था। जैसे ही उन्होंने हमला किया, सैफ अली ने नौजादुई क्लास के खिलाड़ियों को अर्थ ड्रैगन के करीब जाने और बास को दबाने के लिए 9 स्टार पोलर डोमेन मैजिक अरे इस्तेमाल करने के लिए भेजा। अगरचे अर्थ ड्रैगन के पास गैर मामूली ताकत थी, लेकिन दिन के इख्तिताम पर यह सिर्फ एक ग्रैंड लॉर्ड था। इसकी मुजाहमत मिथक मोनस्टर्स के बराबर नहीं थी। लिहाजा इंटरमीडिएट मैजिक सरनी ने फिर भी अर्थ ड्रैगन के एट्रीब्यूट्स को 15% तक दबा दिया। इसके बाद सैफ अली ने वर्ल्ड प्रोजेक्शन को चालू करने के लिए 5,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च किए, जिससे बास को मजीद दबा दिया गया। इसकी वजह से अर्थ ड्रैगन के बुनियादी एट्रीब्यूट्स उनकी असल अकदार के 70% तक गिर गए। उसका ज्यादा से ज्यादा HP भी कम होकर 18 करोड़ 90 लाख रह गया। सैफ अली का डिसइंटीग्रेशन फील्ड इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ये शकल दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं करती थी। खुद के अलावा रेंज के अंदर मौजूद हर शख्स डिसइंटीग्रेशन फील्ड के दबाव का शिकार होता। अभी इसकी टीम को अपनी पोजीशनिंग और लावे की बारिश पर तवज्जो मरकूज करते हुए हमला करना था। अगर उसने डिसइंटीग्रेशन फील्ड का इस्तेमाल किया तो अर्थ ड्रैगन को तकलीफ नहीं होगी, जीरो विंग के अरकान को होगी।
खुशकिस्मती से अर्थ ड्रैगन के बुनियादी एट्रीब्यूट्स में 30% कमी ने कोला और दीगर 2 एमटीज पर दबाव को कुछ कम कर दिया। यहां तक कि जब उन्होंने बास के आम हमलों को रोकने के लिए खुसूसी तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी उन्हें हर हिट से 20,000 से कम नुकसान हुआ। ये नुकसान उनकी जानों को खतरे में डालने के लिए काफी नहीं था। टीम के मजमूई डीपीएस को बढ़ाने के लिए सैफ अली ने कुछ कमजोर माहिरीन को हुक्म दिया कि वो पीछे हटने के बजाय अपनी बरसरक स्किल्स को चालू करें। अचानक अर्थ ड्रैगन का एचपी गिरना शुरू हो गया, जिसकी रफ्तार ने देखने वाली सुपर पावर्स को हैरान कर दिया। ताहम जैसे जैसे जंग जारी रही, अर्ध गिर्द की रुकावट ने आसमान में लावे के जेट तैयारों की तरह लावा उगलना शुरू कर दिया। लावा फिर मैदान जंग में मौजूद हर शख्स पर बरसने लगा। यहां तक कि सैफ अली के पास भी इस बड़े पैमाने पर एओई का मुकाबला करने के लिए कोई अच्छा हल नहीं था। वो सिर्फ वानिया वायलेट क्लाउड की होली प्रेयर पर इन्हिसार कर सकता था, जिससे इसके साथियों को पहुंचने वाले नुकसान को कम किया गया, जबकि साथ ही उन्हें शिफा भी दी गई। जहां तक कोला का ताल्लुक है, उसने फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले एमटीज की हिफाजत के लिए डिवाइन शील्ड का इस्तेमाल किया। जब लावे की बारिश खत्म हुई तो वानिया की मदद के बावजूद जीरो विंग की टीम 100 से ज्यादा अरकान खो चुकी थी। जीरो विंग की हलाकतों की शरह मुख्तलिफ सुपर पावर्स की टीमों से नुमायां तौर पर ज्यादा थी। खुशकिस्मती से लावे की बारिशें अक्सर नहीं हुई, जिससे जीरो विंग के अरकान को बास को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी वक्त मिला। जब दूसरी लावे की बारिश आखिरकार टीम पर गिरी तो जीरो विंग को वाज़े तौर पर कम नुकसान हुआ। लावे की पहली बारिश के दौरान मरने वाले ज्यादातर खिलाड़ियों का जंगी मेयार कम था, जबकि जिंदा बच जाने वाले ज्यादा मजबूत थे। अर्थ ड्रैगन का एचपी तेजी से 95% तक गिर गया। 95%, 90%, 80%। जब अर्थ ड्रैगन अपने दूसरे मरहले में दाखिल हुआ तो उसने अपने पंजों के हमले बंद कर दिए। इसके बजाय उसने एवी सांस के हमले करना शुरू कर दिए, हालांकि वो उसकी फरास्त फुलियम बरत जितने ताकतवर नहीं थे। इसके बावजूद हर हमले ने काफी नुकसान पहुंचाया। जब कोला ने अपनी ढाल के साथ एक हिट लेने की कोशिश की तो उसने फौरन 30,000 से ज्यादा एचपी खो दिया। हमले के अंदाज में तब्दीली ने जीरो विंग के अरकान को भी मुसलसल भागने पर मजबूर किया ताकि बास के एओई हमलों से बच सकें। इस पेशरफ्त ने टीम के मजमूई डीपीएस को फौरी तौर पर कम कर दिया। ताहम सैफ अली के पास अब भी सूरत हाल काबू में थी। जंग शुरू होने के तकरीबन 6 मिनट बाद अर्थ ड्रैगन का एचपी 30% तक गिर गया। इस मौके पर जीरो विंग की टीम के पास सिर्फ 300 अरकान जिंदा बचे थे। बाकी सब अतोसांस के हमलों से अलावे की बारिशों से मर चुके थे। बास अपने तीसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। जिसके पास भी बरसरक शकल है, इसे अभी इस्तेमाल करे, सैफ अली ने जल्दी से चलाया जब उसने अर्थ ड्रैगन का एचपी 30% तक गिरते देखा। सैफ अली का हुक्म सुनकर कोला और दीगर एमटीज ने पावर ऑफ डार्कनेस को चालू किया। अब पीछे नहीं हटे और अपने एट्रीब्यूट्स को आसमान तक पहुंचा दिया। दरी असना फ्रास्ट फुलियम 2 सिरों वाले अर्थ ड्रैगन ने एक कान फाड़ देने वाली धार निकाली और अर्ध गिर्द की बर्फ और आग की किस्म का माना इसके गिर्द जमा हो गया। अर्थ ड्रैगन ने अपने पंजों में से एक कोला, टर्टल डोव और ये वोमियान पर मारा। एमटी तिकोन के बुनियादी एट्रीब्यूट्स में इजाफे के बावजूद हमले ने उन्हें 1 दर्जन गज से ज्यादा पीछे धकेल दिया। तबाहकुन असर से वो तकरीबन अपने पांव खो चुके थे। इनमें से हर एक ने मौके पर ही 50,000 से ज्यादा एचपी खो दिया था। अगर वो वक्त पर अपनी बरसरक स्किल्स को चालू करने में नाकाम रहते तो वो फौरन मर जाते। जल्दी करो, बास का डिफेंस कमजोर हो गया है। इस पर हर इस चीज से हमला करो जो तुम्हारे पास है। जब सैफ अली को एहसास हुआ कि अर्थ ड्रैगन अपने बरसरक में दाखिल हो चुका है और देखा कि इसके हमले अब 16,000 से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसने अपनी टीम को पूरी ताकत से हमला करने का हुक्म दिया। बास के डिफेंस में कमी के साथ सैफ अली ने खुद को रोकना छोड़ दिया, क्योंकि इसने हेवनली ड्रैगन्स पावर को चालू किया। अचानक अर्थ ड्रैगन का एचपी बहुत तेजी से गिरना शुरू हो गया। दरी असना अर्थ ड्रैगन के पास जितना कम एचपी बचा, इसका इंतकाम इतना ही मजबूत होता गया। वक्ताया फौकता उसने अपनी दमों और सांसों से किसी खिलाड़ी को बेतरतीब तौर पर निशाना बनाया।
अगरचे कोला और दीगर बास के एग्रो को पकड़ने के लिए टोनेट स्किल्स का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें रायगा गईं। 25%, 15%, 5%। जब अर्थ ड्रैगन के पास सिर्फ 3% HP बाकी था, तो 100 से कम जीरो विंग अरकान मैदान जंग में खड़े थे। जीरो विंग के लिए सूरत-ए-हाल संगीन लग रही थी। दरी असना अर्थ ड्रैगन ने अपनी सांस और पंजों के हमलों का ज्यादा कसरत से इस्तेमाल किया, जिससे एमटी टिकोन को अपनी लाइफ सेविंग स्किल्स को चालू करने और दिफा पर तवज्जो मरकूज करने पर मजबूर होना पड़ा। अब इनमें नुकसान पहुंचाने के लिए तवानाई बचाने की हिम्मत नहीं थी। मरो। सैफ अली ने डिवाइन प्रोविडेंस को चालू किया। जैसे ही वो अर्थ ड्रैगन की तरफ बढ़ा, उसने फिर दो फ्लेम बस्ट को चालू किया और ग्रैंड लॉर्ड पर अपनी तलवारें लहराएं। चमकती हुई तलवार की रोशनियों ने मैदान जंग को रोशन कर दिया। हर बार जब ये रोशनियां चमक, अर्थ ड्रैगन के जिस्म पर जलने का निशान नमूदार होता। सैफ अली ने जो 16 स्लैशेस किए थे, इनमें से सबसे कमजोर ने 200 से ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। पलक झपकते ही उसने बास के HP के आखिरी हिस्से को खत्म कर दिया था। फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाला अर्थ ड्रैगन फिर न चाहते हुए भी जली हुई जमीन पर गिर गया। बाब 1665 सबका हदफ। जब फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाला अर्थ ड्रैगन गिरा, तो उसके भारी वजन से जमीन लरज उठी और 50 से जायद जिंदा बच जाने वाले तकरीबन अपने पांव खो बैठे, जैसे जमीन कांप रही थी। हर कोई जीरो विंग के अरकान और लावे की रुकावट के पीछे मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान खामोश हो गए जब वो सैफ अली की तरफ मुड़े, जो अर्थ ड्रैगन की लाश के सामने खड़ा था। ग्रैंड लॉर्ड के खून ने सैफ अली की आर्मर को रंग दिया था, जो कई जगहों से खराब हो चुकी थी। सोर्ड्समन वाज़े तौर पर थका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो तमाशाइयों की नजरों में बहुत बड़ा लग रहा था। हर देखने वाला खिलाड़ी ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो किसी अफसानवी हीरो को देख रहा हो। ये मर गया। जीरो विंग ने दर हकीकत अर्थ ड्रैगन को मार डाला। ये एक चाल है ना? वो वाकई बास को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यहां तक कि सुपर पावर्स भी अपने तौर पर अर्थ ड्रैगन के खिलाफ बिल्कुल बेबस थीं। उन्हें गालिबन बास को शिकस्त देने के लिए अपनी अफवाज को इकट्ठा करना पड़ता, फिर भी जीरो विंग की टीम ने यह कारनामा अपने बिल बोते पर अंजाम दिया था। फौरन सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सबके कानों तक पहुंची। सिस्टम टीम जीरो विंग को फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाले अर्थ ड्रैगन को मारने वाली पहली टीम बनने पर मुबारकबाद। इनाम में 3 5वीं मंजिल के टेलीपोर्टेशन स्टोन्स और 10 ह्यूमैनिटी रिपोर्टेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। इस सिस्टम नोटिफिकेशन के साथ यहां तक कि वो लोग जिन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि जीरो विंग कामयाब हो गया है, उनके पास इसे हकीकत के तौर पर कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। क्या यही वजह है कि अनमोल शहजादी को जीरो विंग पर इतना यकीन है? युआन टाइशेन गहरी सोच में पड़ गया जब उसने सैफ अली की पीठ को घूरा। जीरो विंग हूं? किंग्स रिटर्न का बरोकन सिटी सैफ अली को करीब से देखने के सिवा कुछ न कर सका। गिल्ड दर हकीकत अफवाहों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ऐसा लगता है कि हमारे मातहतों को गिल्ड पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। अचानक जीरो विंग के तई मुख्तलिफ सुपर पावर्स का रवैया बदल गया। अब जीरो विंग के साथ किसी मामूली ताकत की तरह बर्ताव करने के बजाय उन्हें गिल्ड को एक मद्दे मुकाबिल के तौर पर देखना था। दरी असना सैफ अली मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तरफ से मिलने वाली तवज्जो से बेखबर रहा। इसकी नजरें सिर्फ उन अशिया पर थीं जो उसके सामने गिरी थीं। आमतौर पर एक टीम नाकाबिल यकीन हद तक खुशकिस्मत होगी अगर ग्रैंड लॉर्ड रैंक की कदीम नस्ल कई दर्जन अशिया गिरा दे, फिर भी अर्थ ड्रैगन ने 100 से ज्यादा गिरा दी थी। इनाम का साइज सैफ अली की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा था। ये देखकर तमाशाई सुपर पावर्स की आंखें खून आलूद हो गईं। दर हकीकत इनमें से बहुत से लोग आगे बढ़कर लूट का माल चुराना चाहते थे। ये कहने की जरूरत नहीं कि इतनी ताकतवर कदीम नस्ल का फर्स्ट किल यकीनी तौर पर इंतहाई वाफिर लूट अता करेगा। ऐसी लूट उनकी मुतालिका टीम की ताकत को बिल्कुल नए लेवल तक ले जा सकती है। बदकिस्मती से इनमें से कोई भी लावे की रुकावट के दरमियान होने की वजह से अपनी ख्वाहिशात पर अमल नहीं कर सकता था।
वो सिर्फ बेबसी से देख सकते थे जैसे सैफ अली ने एक के बाद एक चीज इकट्ठी की। दरीं असना सैफ अली जुनून में चला गया, हर चीज छीन ली। इसी वक्त इसने टीम के हीलर्स को अपने मुर्दा साथियों को जिंदा करने की हिदायत की। अगरचे लावे की रुकावट उनके और मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान खड़ी थी, लेकिन अर्थ ड्रैगन की मौत के बाद ये मध्यम होना शुरू हो गई थी। जिस रफ्तार से ये गायब हो रही थी, रुकावट सिर्फ चंद मिनट मजीद रहेगी। दरीं असना बैरूनी दुनिया में बास की लूट का उसूल कदीम इलाही खंडरात में भी लागू होता था। यहां तक कि अगर खिलाड़ी कामयाबी के साथ बास को मार डालते और उसकी लूट हासिल कर लेते, तब भी अगर दूसरे खिलाड़ी उन्हें पहले 2 घंटों के अंदर मार देते तो अशिया गिर जाती। लावे की रुकावट के बाहर मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मुतअद्दिद टीमें इंतजार कर रही थीं और उनके माहिरीन आम नहीं थे। अगर ये तमाम माहिरीन हमला कर देते तो वो बहुत आसानी से जीरो विंग के खिलाड़ियों को फना कर सकते थे। लिहाजा इसे रुकावट के गायब होने से पहले लूट इकट्ठी करने और वहां से निकलने की जरूरत थी। जीरो विंग के अरकान को जल्द ही अपनी सूरत हाल का एहसास हो गया और टीम के हीलर्स अपने गिरे हुए साथियों को जिंदा करने के लिए भागे। यकीनी तौर पर अर्थ ड्रैगन की मौत के तकरीबन 4 मिनट बाद लावे की रुकावट मुकम्मल तौर पर गायब हो गई, लेकिन इससे पहले के मुख्तलिफ सुपर पावर्स कार्रवाई कर सकती। सैफ अली ने 8 टेलीपोर्टेशन स्टोन्स का इस्तेमाल किया, 5 बास से और 3 सिस्टम के इनाम से। फौरन जीरो विंग के 800 जिंदा अरकान रोशनी की लकीरों में तब्दील हो गए, जो बड़े पत्थर के दरवाजों में मध्यम हो गई। वो यकीनन तेजी से भागे। वाइल्ड ओशन जीरो विंग के अरकान को गायब होते देखकर कदरे मायूस हुआ। एक बहुत बड़ी दौलत अभी उसकी आंखों के सामने गायब हो गई थी। अगर लावे की रुकावट न होती तो जीरो विंग बास की लूट के साथ फरार न हो पाता, जैसा कि जीरो विंग से तवक्को थी। वो यकीनन तेजी से रद्दे अमल जाहिर करते हैं। युआन टाइशेन हंसा। हर कोई ऐसी अशिया हासिल करने का ख्वाब देखता था जो खिलाड़ियों की ताकत को बेहतर बना सके, और सुपर पावर्स भी इससे मुस्तसन नहीं थी। अगरचे जीरो विंग ने उन सब पर साबित कर दिया था कि उसकी जंगी ताकत और तरक्की की सलाहियत गैर मामूली है, लेकिन यह उन्हें हमला करने से रोकने के लिए बहुत कम करेगा। अंकल युआन, हमें क्या करना चाहिए? बास के मरने के साथ हम 5वीं मंजिल पर नहीं जा सकेंगे, पर्पल जेड ने कहा। इसे हल्का सा सर दर्द महसूस हुआ जब उसने खाली मैदान जंग को देखा। अगरचे चौथी जेर जमीन मंजिल में बहुत से मोनस्टर्स थे, लेकिन सिर्फ फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाला अर्थ ड्रैगन ही टेलीपोर्टेशन स्टोन्स गिराता था। चूंकि चौथी मंजिल पर वाहिद अर्थ ड्रैगन अभी मर गया था, दूसरे खिलाड़ियों के पास अगली मंजिल पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। परेशान ना हो, अर्थ ड्रैगन गार्डियन बास भी है और वाहिद मोनस्टर भी जो टेलीपोर्टेशन स्टोन्स गिराता है। इससे जल्द ही दोबारा पैदा रीस्पॉन होना चाहिए। ताहम अगर हम इसे मार भी दी तब भी हमें जीरो विंग जितनी लूट नहीं मिलेगी, युआन टाइशेन ने कहा। इसकी आंखों में हसद की झलक चमकी जब इसने पत्थर के दरवाजों के बड़े सीट को घूरा जिसमें जीरो विंग के अरकान गायब हो गए थे। ये खबर के जीरो विंग ने चौथी मंजिल के गार्डियन बास का फर्स्ट कल हासिल कर लिया है, तेजी से कदीम इलाही खंडरात से बाहर फैल गई, जिससे ओर्क एम्पायर में दिलचस्पी रखने वाली ताकतों में हलचल मच गई। किसी ने तवक्को नहीं की थी कि कदीम इलाही खंडरात की 5वीं जेर जमीन मंजिल पर कदम रखने वाला पहला गिल्ड न तो सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड होगा और न ही सुपर गिल्ड, बल्कि जीरो विंग जैसा उभरता हुआ गिल्ड होगा। कुछ वक्त के लिए गिल्ड्स और एडवेंचर टीमों की एक बड़ी तादाद गिल्ड के साथ ताउन करने में दिलचस्पी लेने लगी। अगरचे वो अपने तौर पर 5वीं मंजिल और उसके बाद प्राइमोडियल सिटी तक पहुंचने के लिए इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन वो अपने कुछ अरकान को ले जाने के लिए जीरो विंग की खिदमात हासिल कर सकते थे। वो गिल्ड से हर किस्म की जंगी तकनीकें भी सीख सकते थे। जहां तक मुख्तलिफ सुपर पावर्स से इन खिदमात को खरीदने का ताल्लुक है, उन्हें ऐसी चीज की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स चाहते थे, लेकिन जीरो विंग एक मुख्तलिफ कहानी थी। जीरो विंग बहुत कमजोर बुनियादों वाला गिल्ड था। इसके पास अफरादी कुव्वत और वसाइल दोनों की कमी थी। मजीद बरा एक तरक्की पजीर गिल्ड के तौर पर जीरो विंग को यकीनी तौर पर फंड्स और वसाइल की एक बड़ी मिकदार की जरूरत थी, जो उनके गिल्ड्स और एडवेंचर टीमें फराहम कर सकती थी। इसके साथ उनके पास ताउन की बुनियाद होगी। दरीं असना कदीम इलाही खंडरात की 5वीं जेर जमीन मंजिल पर
चौथी मंजिल से निकलने के बाद सैफ अली के ग्रुप को जंगल से घिरी एक पुरसुकून झील के किनारे पहुंचा दिया गया। तो ये पांचवी मंजिल है। हर कोई मुड़ा जब उन्होंने अपने गिरदोनवा का मुशाहिदा किया। पिछली मंजिलों के बरक्स उन्होंने अपने इर्द गिर्द के इलाके से खतरा महसूस नहीं किया। इसके बरक्स उन्होंने आराम और सुकून महसूस किया। सब लोग आराम कर लो, हम बाद में प्राइमडील सिटी का रास्ता तलाश करेंगे, सैफ अली ने हिदायत की जब इसने अपनी हाल ही में जिंदा होने वाली टीम के अरकान की थकावट को महसूस किया। कदीम इलाही खंडरात में हर पांचवी मंजिल एक संग मील थी। पहली मंजिल खिलाड़ियों का इम्तिहान लेती थी, जबकि पांचवी उन्हें आराम करने की इजाजत देती थी। पांचवी मंजिल की माना कसाफत, माना डेंसिटी यह इतनी ज्यादा थी कि खिलाड़ी तेजी से अपनी स्टेमिना और इर्तिकाज कंसंट्रेशन को बहाल कर सकते थे, यहां तक कि जब वो इधर उधर घूमते थे। इस मंजिल पर बहाली के असरात एनपीसी या शहरों के होटलों के अंदर मौजूद असरात से कम नहीं थे। माजी में कुछ गिल्ड्स ने कदीम इलाही खंडरात की आरामदेह मंजिलों पर आर्जी कस्बे भी कायम किए थे। इन आर्जी कस्बों ने दूसरे खिलाड़ियों से महफूज पनाहगाह और खिलाड़ियों को तिजारत करने और अपनी सप्लाई को भरने की जगह फराहम की थी। बदकिस्मती से इन कस्बों की फराहम करदा खिदमात इंतहाई महंगी थीं, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। एक बार जब खिलाड़ी कदीम इलाही खंडरात से निकल जाते तो न सिर्फ उन्हें पहली मंजिल के छापे के साथ दोबारा शुरुआत करनी पड़ती, बल्कि उन्हें दोबारा दाखिल होने से पहले पूरा एक दिन इंतजार भी करना पड़ता। सिर्फ खंडरात में दोबारा दाखिल होना ही एक मसला होता। अगर कोई टीम खंडरात के अंदर दोबारा सप्लाई हासिल करना चाहती तो उसे जालिमाना कीमतें कबूल करनी पड़ती थीं। लिहाजा खंडरात की आरामदेह मंजिलों पर आर्जी गिल्ड टाउन्स हर रोज काफी मुनाफा कमाते थे। मजीद बरा जैसे जैसे मंजिलों की तादाद बढ़ती जाती खिदमात मजीद महंगी होती जाती। ताहम सिर्फ सुपर पावर्स ही आमतौर पर निचली मंजिलों पर कस्बे कायम करने की सलाहियत रखती थीं। आम बड़े गिल्ड्स सिर्फ पांचवी मंजिल पर ऐसा करके मुनाफा कमा सकते थे। सिर्फ सैफ अली का फी अलहाल ऐसा कोई मंसूबा नहीं था। प्राइमडील सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते का पता लगाना अभी बहुत ज्यादा अहम था। जब सब आराम कर रहे थे, सैफ अली ने अपना बैग खोला और उन अशिया को देखा जो फरास्ट फुलियम 2 सरों वाले अर्थ ड्रैगन ने गिराई थी। चूंकि वो पहले बहुत जल्दी में था, इसके पास बास की लूट का मुआयना करने का वक्त नहीं था, लेकिन अगर दूसरे गिल्ड्स उसकी टीम का पांचवी मंजिल तक पीछा करना चाहते भी तो उन्हें ऐसा करने के लिए चौथी मंजिल पर एक नए अर्थ ड्रैगन के पैदा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। बाब 1666 दीवानावार लू। फ्रास्ट फुलियम 2 सरों वाले अर्थ ड्रैगन ने 100 से ज्यादा अशिया गिराई थीं। अगरचे अक्सरियत मवाद और मैजिक क्रिस्टल्स पर मुश्तमिल थी, लेकिन 8 हथियार और साजो सामान के टुकड़े गिरे थे। फर्स्ट कल का इनाम काफी हैरान कुन है। सैफ अली हथियारों और साजो सामान का जायजा लेने के बाद थोड़ा पुरजोश हुए बगैर न रह सका। 8 हथियारों और साजो सामान में से 5 लेवल 50 के डार्क गोल्ड साजो सामान के टुकड़े और 2 लेवल 50 के डार्क गोल्ड हथियार थे, जिनमें से एक खंजर था और दूसरा एक हाथ वाला कुल्हाड़ा था। हथियार डार्क गोल्ड हथियारों में भी आला दर्जे के थे, जो सुपर गिल्ड के चोटी के माहिरीन को ललचाने के लिए काफी थे। अगरचे मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के माहिरीन पहले ही लेवल 50 तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लेवल 45 के हथियारों के साथ फंसे हुए थे। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को लें जो जीरो विंग के साथ कदीम इलाही खंडरात में दाखिल हुई थी। इन सुपर पावर्स के रिफाइनमेंट रेल्म से के माहिरीन खुशकिस्मत होंगे अगर वो लेवल 50 का फाइन गोल्ड हथियार इस्तेमाल कर सकें। बदकिस्मती से ज्यादातर लेवल 45 के डार्क गोल्ड हथियारों के साथ फंसे हुए थे, जिनके बुनियादी एट्रीब्यूट्स और अटैक पावर दोनों लेवल 50 के फाइन गोल्ड हथियारों से कम थे। हैरत की बात यह है कि डार्क गोल्ड साजो सामान के 5 टुकड़े जो गिरे थे वो बरसरिकर क्लास के उम्मीद गेल सेट, मैड गेल सेट और इलेमिनेटलिस्ट क्लास के फ्रास्ट फुलियम सेट के टुकड़े थे। 5 में से 2 टुकड़े मीड गेल सेट के दस्ताने और जूते थे और बाकी 3 टुकड़े फ्रास्ट फुलियम की टोपी, दस्ताने और जूते थे। लेवल 50 का डार्क गोल्ड सेट साजो सामान सिर्फ एपिक साजो सामान से कमतर था। खिलाड़ी इस सामान को इस वक्त तक इस्तेमाल कर सकते थे जब तक कि वो लेवल 59 के ना हो जाएं, इससे पहले कि ये पुराना हो जाए। मजीद बरा क्लास के लिए मखसूस सीट का सामान आमतौर पर उसकी क्लास के लिए मखसूस होता था।
मिसाल के तौर पर 6 टुकड़ों वाले मीट गैल सीट को लें। इसके 2 टुकड़ों के सीट का असर पहनने वाले की नकलो हरकत की रफ्तार और हमले की रफ्तार में 15% इजाफा करता था, जिसने बरसकर क्लास की रफ्तार की कमी को पूरा किया। फ्रास्ट फुलियम सीट भी 6 टुकड़ों का सीट था और उसके 2 टुकड़ों के सीट का असर इलेमिनेट लिस्ट की कास्ट रेंज में 10% इजाफा करता था। अगरचे बेहतरी छूटी लग रही थी, लेकिन एक खिलाड़ी आसानी से दूर के मुखालिफिन को मगलूब कर सकता था अगर वो उसका सही फायदा उठाता। अगर वो दोनों सीट मुकम्मल कर सकता तो वो उनके लिए 10,000 भी हासिल कर सकता था। ताहम 7 अशिया साजो सामान के आखिरी टुकड़े की कीमत के मुकाबले में कुछ नहीं थी। फ्रास्ट फुलियम अंगूठी एपिक रैंक लेवल 50, लेवल 100। साजो सामान की जरूरत ताकत 500, चुस्ती 400, जहानत 1000, ताकत 55, चुस्ती 42, बर्दाश्त 45, जहानत 74, लेवल 50। लेवल्स को नजरअंदाज करें 12। बर्फ की मुजाहमत 15, आग की मुजाहमत 15, इजाफी गैर फाल महारत पैसिव स्किल। फ्रास्ट फुलियम बैरियर सारिफ के अर्द गिर्द एक फ्रास्ट फुलियम बैरियर बनाता है। जब तक सारिफ खड़ा है, तमाम बर्फ और आग की किस्म के मंतरों की ताकत में 20% इजाफा होता है और चैनलिंग का वक्त 10% कम हो जाता है। इजाफी फाल महारत एक एक्टिव स्किल। फ्रास्ट फुलियम का नजूल 40 गज के मखरूत में अहदाफ को 700% आग का नुकसान पहुंचाने के लिए बर्फ और आग की किस्म के माना को जोड़ता है। निशाना बनने वाले अहदाफ की नकलो हरकत की रफ्तार 6 सेकंड के लिए 70% कम हो जाएगी। कूल डाउन 3 मिनट। इजाफी फाल महारत 2। फ्रास्ट फुलियम शील्ड एक हिफाजती ढाल बनाता है जो 15 गज के रदिस वाले इलाके का अहाता करती है। फ्रास्ट फुलियम शील्ड तमाम बर्फ और आग की किस्म के नुकसान से महफूज है। फ्रास्ट फुलियम शील्ड 20 सेकंड तक रहती है और सारिफ के ज्यादा से ज्यादा माना के 300% के बराबर नुकसान जज्ब कर सकती है। कूल डाउन 10 मिनट। अंगूठियां और हार गार्ड्स डोमेन में इंतहाई नायाब सामान थे। वो इसी मेयार के साजो सामान की कीमत से कम अज कम दुगना थे। एक एपिक अंगूठी एपिक साजो सामान के टुकड़े से कहीं ज्यादा कीमती थी। अगर कोई इलेमिनेटलिस्ट फ्रास्ट फुलियम अंगूठी से लैस होता तो उनकी जंगी ताकत में कम अज कम 20% इजाफा होता। मजीद बरां, फ्रास्ट फुलियम अंगूठी ने ऐसी स्किल्स पेश की जो एओई हमले और दिफा दोनों का अहाता करती थी। ये दसियों हजार सोने के सिक्कों गोल्ड के काबिल खजाना था। गिल्ड लीडर बास ने क्या गिराया? कालू भाई तजस्सुस से पूछे बगैर न रह सका जब इसने सैफ अली को अर्थ ड्रैगन की लूट का मुआयना करते देखा। कालू भाई के सवाल पर टीम के बाकी अरकान भी चुप न हो गए, वो भी लूट के बारे में मुतजस्सिस थे। खुद ही देख लो, सैफ अली ने कहा। उसने फिर टीम चीट में 8 हथियारों और साजो सामान के टुकड़ों के एट्रीब्यूट पैनल्स शेयर किए जिससे हर कोई अशिया देख सकता था। मैंने उन्हें खरीदने के लिए दरकार GCPs भी दर्ज कर दिए हैं। अगर आप इनमें से किसी में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे पास आएं। अगरचे एपिक अशिया गार्ड्स डोमेन में कीमती थी, लेकिन वो अब नाकाबिल हुसूल नहीं थी। लिहाजा इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था अगर वो फ्रास्ट फुलियम अंगूठी को जाहिर कर देता। ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ बड़ी ताकतें जीरो विंग से हसद करेंगी जब उन्हें इसके बारे में पता चलेगा। वो इस चीज पर जंग छेड़ने तक नहीं जाएंगे। मजीद बरा, टीम के साथ एट्रीब्यूट पैनल्स का इश्तिराक करके वो टीम के हौसले को बेहतर बना सकता था। ये लेवल 50 के डार्क गोल्ड हथियार और साजो सामान के टुकड़े हैरत अंगेज हैं। बास की लूट दीवानावार है। उसने दरहकीकत लेवल 50 का डार्क गोल्ड सीट साजो सामान गिराया। ये अंगूठी खुदा जैसी है। सिर्फ इसके एट्रीब्यूट्स मेरे लेवल 50 के फाइन गोल्ड दस्तानों के एट्रीब्यूट्स का मुकाबला कर सकते हैं। बुनियादी एट्रीब्यूट्स को छोड़ो, अंगूठी की इजाफी स्किल्स को देखो। वो असरात हैरत अंगेज हैं। अगर मेरे पास ये अंगूठी होती तो मेरा DPS कम अज कम 30% बढ़ जाता। हर कोई 8 अशिया पर रॉल टपका रहा था। इन अशिया में से कोई भी आसानी से सपर गिल्ड के सबसे कीमती खजानों में शामिल हो सकती थी। यहां तक कि सपर गिल्ड्स के आला ओहदेदारान भी ऐसी अशिया इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर भी सैफ अली ने उन्हें जीरो विंग में खरीदारी के लिए दस्तयाब कर दिया था। वाहिद मसला अशिया की कीमत का टैग था।
2 लेवल 50 के डार्क गोल्ड हथियारों में से हर एक की कीमत 5 लाख GCP थी, जो गिल्ड के बाहर 1000 गोल्ड के बराबर थी। अगरचे सिक्कों के साथ खरीदा जाए तो ये नाकाबिल यकीन हद तक सस्ता था, लेकिन अगर खिलाड़ी उन्हें GCPs के साथ खरीदते तो ये एक मुख्तलिफ कहानी थी। GCPs आखिरकार हासिल करना कहीं ज्यादा मुश्किल थे। ताहम फ्रॉस्ट फुलियम अंगूठी की कीमत 40 लाख GCPs थी, जो 8000 गोल्ड के बराबर थी। उस वक्त गिल्ड में किसी के पास इतने GCPs नहीं थे। ताहम चूंकि सैफ अली नहीं चाहता था कि अंगूठी जाए हो, इसलिए इसने इसे अलुरिंग समर को उधार दिया, जो एक 2 इलेमिनेट लिस्ट थी। मैं यकीनी तौर पर PvP में समर का सामना नहीं करने वाला। फ्रॉस्ट फुलियम अंगूठी की स्किल्स गेम ब्रेकिंग है, कोला ने कहा जब उसने उल्लूरंग समर को फ्रॉस्ट फुलियम अंगूठी से लैस होते देखा। एक 2 इलेमिनेट लिस्ट के तौर पर उल्लूरंग समर पहले ही एक मोबाइल डिफेंस टर्रेट थी। अगर वो किसी एक हदफ पर तवज्जो मरकूज करती तो उसी लेवल का 2 MT भी इसके हमलों के नीचे तेजी से गिर जाता। फ्रॉस्ट फुलियम अंगूठी की मदद से उल्लूरंग समर की फायर पावर बिल्कुल नए लेवल तक बढ़ जाएगी। अगर वो फ्रॉस्ट फुलियम शील्ड को चालू करती तो वो थोड़े वक्त के लिए आने वाले हमलों की फिक्र किए बगैर अपने मंत्र कास्ट करने के काबिल हो जाती। वो 1-on-1 लड़ाई में भी ताकतवर मंत्र कास्ट करने की इस्तेतात रख सकती थी, जिनका चैनलिंग टाइम तवील होता। हथियारों और साजो सामान से निमटने के बाद सैफ अली ने अर्थ ड्रैगन की गिराई हुई दीगर अशिया के बारे में कोई मालूमात शेयर नहीं की। हथियार और साजो सामान सिर्फ एक इनफरादी खिलाड़ी की ताकत को बढ़ाते, लेकिन गार्डियन बास के गिराए गए 2 फोर्जिंग डिजाइन्स के लिए एक मुख्तलिफ कहानी थी। फोर्जिंग डिजाइन्स में से एक जायंट फ्रॉस्ट एक्स के लिए था, जो लेवल 50 का फाइन गोल्ड 2 हाथों वाला कुल्हाड़ा था, जबकि दूसरा स्कॉर्चिंग सन ग्लव्स के लिए था, जो लेवल 50 के डार्क गोल्ड प्लेट दस्तानों का एक सेट था। अगर वो क्रीम कोकू और दूसरों को ये डिजाइन सीखने देता तो वो गिल्ड के लिए काफी ताकतवर हथियार और साजो सामान तैयार कर सकते थे। दोनों डिजाइन 7 डार्क गोल्ड अशिया के मजमुआ से कहीं ज्यादा कीमती थे। सैफ अली ने अर्थ ड्रैगन से पार्चमेंट का एक फटा हुआ पता भी हासिल किया था। अगरचे पार्चमेंट पर मौजूद अल्फाज और तस्वीर तवील अरसे से नाकाबिल फहम हो चुके थे, फिर भी इससे दबाव का एक हल्का सा निशान निकल रहा था। जब सैफ अली ने यह दबाव महसूस किया तो वो हैरान रह गया। इस पार्चमेंट को करीब से देखने के बाद सैफ अली खुश हो गया। पार्चमेंट दरहकीकत एक हीरोज चैप्टर था। मजीद बरा हीरो के चैप्टर के बरक्स जो उसने पिछली नीलामी के दौरान हासिल किया था, इस हीरो के चैप्टर में एक खास हीरो के बारे में मालूमात मौजूद थीं और इस्तेमाल होने पर मज़कूरा हीरो को तलब किया जाएगा। ये इस हीरो के चैप्टर से भी ज्यादा कीमती था जो बेतरतीब हीरो को तलब करता है। रिकॉर्ड किए गए हीरो का नाम भी ऐसा था जिससे सैफ अली इंतहाई वाकिफ था। ये वो नाम भी था जिसे इसकी पिछली जिंदगी के दौरान गॉड्स डोमेन में हर कोई जानता था, जादुई बादशाह क्रेग मिडलैंड्स, मैजिक किंग क्रेग मिडलैंड्स। बाब 1667 जादुई बादशाह। हकीकत यह है कि अर्थ ड्रैगन ने हीरो का चैप्टर गिराया था। क्रेग मिडलैंड्स के लिए हीरो का चैप्टर तो दूर की बात है, इसने वाकई सैफ अली को हैरान कर दिया था। गॉड्स डोमेन में 32 हीरोज थे जिन्हें सिर्फ मखसूस हीरो के चैप्टर्स के साथ तलब किया जा सकता था। वो सबसे मजबूत हीरोज भी थे जिन्हें खिलाड़ी हीरो के चैप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए तलब कर सकते थे। माजी में इन 32 हीरोज को 32 सतून पिलर्स के नाम से जाना जाता था। तारीखी रिकॉर्ड की बुनियाद पर इन 32 हीरोज में से हर एक ने मुकम्मल गॉड्स ट्रायल को साफ किया था और कदीम देवताओं की पहचान हासिल की थी। अगर मुनासिब तरीके से परवरिश की जाए तो उन 32 सतूनों में से कोई भी आसानी से पूरे शहर का मुहाफिज बन सकता है। इसकी वजह यह थी कि इन 32 हीरोज में कम अज कम लेवल 205 तक पहुंचने की सलाहियत थी। मजीद बरा चूंकि वो हीरोज थे, उनके बुनियादी एट्रीब्यूट्स इसी लेवल और टर के खिलाड़ियों से ज्यादा थे। जब खिलाड़ी उन हीरोज को उनकी चोटियों तक परवरिश देते तो सिर्फ 6 गार्ड रैंक के खिलाड़ियों के पास उनके खिलाफ कोई मौका होता। 32 सतूनों में जादुई बादशाह क्रेग मिडलैंड्स 17 नंबर पर था। वो गॉड्स डोमेन में एक मशहूर NPC था जिसने 6 बड़े अनासिर एलिमेंट्स
में महारत हासिल की थी। कोई भी आम T5 NPC इसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्रेग मिडलैंड्स ने एक बार एक मुहासरे को रोका था जिसमें 20 T5 खिलाड़ी शामिल थे और कामयाबी के साथ इस शहर की हिफाजत की थी, जिसकी हिफाजत का इसे काम सौंपा गया था। उसने T5 के 11 माहिरीन को भी मार डाला था। हीरो का मुजाहरा इतना मुतासिर कुन था कि उसने इस गिल्ड को भी दंग कर दिया था जिसने इसकी परवरिश की थी और इसे तलब किया था। किसी को तवक्को नहीं थी कि जादुई बादशाह इतना ताकतवर होगा। आम तौर पर यहां तक कि एक T5 NPC भी गिर जाता अगर 20 T5 खिलाड़ी उस पर गैंग अप करते, फिर भी जादुई बादशाह ने मुजाहमत की और जीत गया। ताहम T5 खिलाड़ियों की टीम पर क्रेग की फतह वो नहीं थी जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा चौंका दिया, बल्कि खिलाड़ी उन मंत्रों से हैरान रह गए थे जो उसने इस्तेमाल किए थे। 6 बड़े अनासिर पर उसकी महारत के साथ न सिर्फ उसके हमलों में बड़ी तबाहकुन ताकत थी, बल्कि इसके हमले के तरीके भी मुतनव्वे और पेचीदा थे। इसके हमलों में बुनियादी तौर पर कोई कमजोरी नहीं थी। अगर किसी T5 खिलाड़ी ने इसका 1-on-1 मुकाबला करने की कोशिश की होती तो वो बुरी तरह पिट जाता। मजीद बरा, हर इस उनसर के लिए जिसे क्रेग मिडलैंड्स ने समझा, वो एक एलिमेंटल डॉपलगैंगर बना सकता था। अगरचे हर डॉपलगैंगर के पास क्रेग के एट्रीब्यूट्स का सिर्फ 80% था, लेकिन वो इसी लेवल और ट के खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। दूसरे लफ्जों में, क्रेग मिडलैंड्स से लड़ने की कोशिश करना 7 T5 NPC से लड़ने के बराबर था। इसके साथ मेरे पास जीरो विंग सिटी के लिए एक काबिल मुहाफिज होगा। सैफ अली को वाज़े तौर पर याद था कि जिस गिल्ड ने अपनी पिछली जिंदगी में जादुई बादशाह क्रेग मिडलैंड्स को हासिल किया था वो सिर्फ एक फर्स्ट रेट गिल्ड था। कुदरती तौर पर गिल्ड ने क्रेग को अपने मरकजी शहर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया था और NPC की मौजूदगी की वजह से यहां तक कि सपर फर्स्ट रेट और सपर गिल्ड्स ने भी इस शहर पर हमला करने की जुर्रत नहीं की थी। अगर उसने जीरो विंग सिटी की हिफाजत के लिए क्रेग का इस्तेमाल किया तो शहर का दिफा बिल्कुल नए लेवल तक बढ़ जाएगा। सैफ अली और जीरो विंग के दीगर अरकान के 5वीं मंजिल पर आराम शुरू करने के फौरन बाद मेलनकालिक स्माइल ने इससे राब्ता किया। गिल्ड लीडर, अपने कदीम इलाही खंडरात में क्या किया? बहुत से बड़े गिल्ड्स ताउन के लिए कैंडलाइट आए हैं, मेलनकालिक स्माइल ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। 8 फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने ताउन के लिए कैंडललाइट से राब्ता किया था, सेकंड और थर्ड रेट गिल्ड्स का तो जिक्र ही नहीं। इन गिल्ड्स के आला ओहदेदारान को अपने वफद के साथ व्हाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में दाखिल होते देखना शानदार रहा था। इस मंजर ने पूरे शहर में भी बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया था। एक लम्हे के लिए उसने ये भी सोचा था कि उन गिल्ड्स का इरादा ट्रेडिंग फर्म पर हमला करने का है। कुछ नहीं है, हम बस दूसरे गिल्ड्स से पहले खंडरात की 5वीं मंजिल पर पहुंच गए, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। वो किस किस्म का ताउन तलाश कर रहे हैं? वो हमारे गिल्ड की कुछ बुनियादी जंगी तकनीकें, बेसिक कॉम्बैट टेक्निक्स और एडवांस्ड कम्बैट टेक्निक्स सीखने के मौके खरीदने का कह रहे हैं। अगरचे प्राइमडील सिटी में दाखिल होने के लिए स्लॉट्स उनका बुनियादी मकसद है। वो मैजिक क्रिस्टल्स और आला दर्जे के हथियारों और साजो सामान के साथ अदायगी करने को तैयार हैं, मेलनकालिक स्माइल ने कहा। जीरो विंग और हेवेंस बेरियल के दरमियान इनामी जंग अभी भी जोरों पर थी। नतीजे के तौर पर जीरो विंग हर रोज फंड्स, हथियार और साजो सामान जला रहा था। अगर जीरो विंग उन खिदमात को फरोख्त कर सकता जिनकी ये बड़े गिल्ड्स आला दर्जे के हथियारों और साजो सामान के लिए दरखास्त कर रहे थे, तो इससे गिल्ड को बहुत मदद मिलेगी। बदकिस्मती से इस मामले का गिल्ड पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो अकेले फैसला नहीं कर सकती थी। उनके ख्यालात काफी ठोस लगते हैं। सैफ अली ने इस मामले पर गौर करना शुरू किया। एक लम्हे बाद उसने कहा, ठीक है, हम उनकी शराइत से इत्तेफाक करेंगे, ताहम वो सिर्फ मैजिक क्रिस्टल्स के साथ अदायगी की पेशकश कर सकते हैं। मजीद बरा, हम सिर्फ बुनियादी जंगी तकनीकें सीखने का मौका फरोख्त करेंगे। सीखने के हर मौका की कीमत 1000 मैजिक क्रिस्टल्स होगी। ये शर्त सिर्फ इन गिल्ड्स तक महदूद नहीं है, ये तमाम खिलाड़ियों के लिए होगी। जहां तक गिल्ड्स की दीगर दरखास्तों का ताल्लुक है, उन्हें मुस्तरद कर दें। कदीम इलाही खंडरात के जाहिर होने की वजह से बुनियादी जंगी तकनीकें गार्ड्स डोमेन में ज्यादा आम हो गई थीं। इसके बावजूद
अफसोसनाक तौर पर बहुत कम फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने खंडरात से कोई तकनीक हासिल की थी। दूसरे गिल्ड्स अंदर भी नहीं जा सके। ताहम जैसे जैसे खिलाड़ी कदीम इलाही खंडरात को मजीद अनलॉक करेंगे, अंदर जाने की इजाजत पाने वाले खिलाड़ियों की तादाद में इजाफा होगा। मजीद बड़ा जैसे जैसे खिलाड़ी मजबूत होते जाएंगे, ये सिर्फ वक्त की बात होगी इससे पहले कि मजीद गिल्ड्स बुनियादी जंगी तकनीकें हासिल कर ले। इस तरह के मुस्तकबिल का इंतजार करने के बजाय बेहतर होगा कि जीरो विंग मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाए और सीखने के मौके फरोख्त करे और दौलत कमाए। दर हकीकत बहुत से बड़े गिल्ड्स ने माजी में खुले आम बुनियादी जंगी तकनीकों के सीखने के मौके फरोख्त किए थे। उसने बस वक्त से पहले इस कारोबारी हिकमत अमली को अमली जामा पहनाया। बहरहाल उसने 5वीं ज़ेर ज़मीन मंजिल के रास्ते में 3 बुनियादी जंगी तकनीकें हासिल की थीं, जिनमें से 2 अर्थ ड्रैगन से थीं। जहां तक एडवांस्ड कम्बैट टेक्निक्स का ताल्लुक है, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो उन्हें फरोख्त करे। इसकी पिछली जिंदगी और इस जिंदगी दोनों में एडवांस्ड कम्बैट टेक्निक्स गिल्ड का बुनियादी राज थीं। जबकि बुनियादी जंगी तकनीकों ने खिलाड़ियों को एक ठोस बुनियाद बनाने में मदद की, उन्होंने खिलाड़ियों के जंगी मेयार को बेहतर बनाने के लिए बहुत कम किया। सिर्फ एडवांस्ड कम्बैट टेक्निक्स का खिलाड़ियों के जंगी मेयार पर काफी असर पड़ता था। 1000 क्रिस्टल फी मौका, क्या यह कीमत कुछ ज्यादा नहीं है? मिलिंकोलुक समाइल ने अजीब अंदाज में पूछा। फी अलहाल मैजिक क्रिस्टल्स मार्केट में 30 सिल्वर में फरोख्त होते थे। इस तरह 1000 मैजिक क्रिस्टल्स 300 गोल्ड के काबिल थे। ताहम जबकि मुख्तलिफ गिल्ड्स 300 गोल्ड की कीमत कबूल कर सकते थे, लेकिन 1000 मैजिक क्रिस्टल्स के लिए यह जरूरी नहीं था। हर बड़े गिल्ड को अभी मैजिक क्रिस्टल्स की अशद जरूरत थी और खिलाड़ी जरूरी नहीं कि पहली कोशिश में जंगी तकनीक मुकम्मल तौर पर सीख ले। ये ठीक है, बस उन्हें बता दो वो हमारी कीमत कबूल करते हैं या नहीं, ये उन पर मुनहसिर है। कोई उन्हें हमारी जंगी तकनीकें सीखने पर मजबूर नहीं कर रहा, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। अगरचे बुनियादी जंगी तकनीकें ग्रुप में सबसे कमजोर थीं, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलती थीं। खिलाड़ी सिर्फ इसलिए हासिल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो चाहते थे। कदीम इलाही खंडरात के कुछ अरसा कब्ल फ़ाल होने के बावजूद अब तक सिर्फ थोड़ी सी तादाद में बुनियादी जंगी तकनीकें गिरी थीं। मजीद बरा मुख्तलिफ बुनियादी जंगी तकनीकों ने मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद पेश किए। कुछ ने हमले के तरीकों को बेहतर बनाया, कुछ ने फुटवर्क को बेहतर बनाया वगैरह। सिर्फ इस वजह से कि एक खिलाड़ी ने बुनियादी जंगी तकनीक सीख ली है, इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरी तकनीकें बेकार होंगी। इसके बरक्स खिलाड़ी जितनी ज्यादा बुनियादी जंगी तकनीकें सीखेंगे, उनकी बुनियाद इतनी ही मजबूत होगी। मजबूत बुनियाद के साथ खिलाड़ियों को एडवांस्ड कम्बैट टेक्निक्स सीखने में बहुत आसानी होगी। दर हकीकत खिलाड़ी अपनी बुनियादी या एडवांस्ड कम्बैट टेक्निक बनाने के काबिल भी हो सकते हैं। मैं इन गिल्ड्स को पैगाम पहुंचा दूंगी और आवाम को इसका ऐलान कर दूंगी। फिर मिलिंकोलुक समाइल ने कहा। इस मामले पर कुछ सोच विचार करने के बाद उसने सैफ अली के फैसले में मंतिक देखी। दूसरे गिल्ड्स अब भी अपनी बुनियादी जंगी तकनीकों को खानदानी वर्से की तरह समझते थे। यहां तक कि बुनियादी अरकान को भी तकनीक सीखने के लिए जीसीपीज की एक बड़ी मिकदार अदा करनी पड़ती थी। चूंकि उन्होंने जीरो विंग से इसके खानदानी वर्से खरीदने के लिए राबता किया था, इसलिए यह फितरी था कि गिल्ड ज्यादा कीमत का मुतालबा करे। मजीद बरां गार्ड्स डोमेन की एडवेंचर टीमों और आजाद माहिरीन में बहुत से अमीर अफराद मौजूद थे। आमतौर पर एडवेंचर टीमों और आजाद माहिरीन के पास बुनियादी जंगी तकनीकें सीखने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वो कीमत अदा करने के लिए तैयार से ज्यादा होंगे। मिलिंकोलुक समाइल के साथ अपनी कॉल मुनक़ते करने के बाद सैफ अली ने 5वीं मंजिल को तलाश करने के लिए चंद स्काउट्स भेजे। 10 मिनट से भी कम वक्त में सैफ अली को स्काउट्स में से एक की रिपोर्ट मौसूल हुई। गिल्ड लीडर, मुझे जंगल में एक बहुत बड़ी जादुई सरनी मिली है। सरनी के बीच में एक एनपीसी भी है, एक स्काउटिंग असिस्टेंट ने इत्तला दी। एक एनपीसी? मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स भेजो। सैफ अली फौरन खुश हो गया। जहां तक वो जानता था, कदीम इलाही खंडरात की आरामदेह मंजिलों पर कोई एनपीसी नहीं होना चाहिए। चूंकि इसके स्काउट्स में से एक को मिल गया था, इसलिए वो एनपीसी जरूर प्राइमडील सिटी से मुताल्लिक होगा। बाब 1668 प्राइमडील सिटी का दाखिला टेस्ट।
सैफ अली पुरसुकून जंगल से गुजरा और स्काउटिंग इसी सुन के भेजे गए कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ा। बहुत जल्द वो एक साफ जगह पर पहुंच गया जो माना से भरी हुई थी, इतना ज्यादा कि ये एक सफेद धुंध में भी गाढ़ा हो गया था जिसने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। कितना हैरत अंगेज माना है। सैफ अली सफेद धुंध से गुजरते हुए चौंक गया। जब वो सफेद धुंध के अंदर खड़ा था तो न सिर्फ इसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया, बल्कि इसकी स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली की शरह भी आसमान को छू गई। बहाली की शरह एनपीसी शहरों के होटलों के अंदर तजुर्बा करने से कम अज कम 4 गुना ज्यादा थी। अगर खिलाड़ी ऐसे माहौल में लड़ाई की मशक करते तो नताइज हैरान कुन होते। यहां तरबियत खास तौर पर मुअस्सर होगी। इसकी पिछली जिंदगी में जबकि खिलाड़ियों के ज्यादा माना कसाफत वाली जगहों को पसंद करने की एक वजह वहां अपने जंगी मेयार को जाहिर करने में आसानी थी, एक ज्यादा अहम वजह जंगी तकनीकों की मशक करने और सीखने में बहुत ज्यादा कारकर्दगी थी। अगरचे जंगी तकनीकें माना इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने सारिफ की स्टेमिना और इर्तिकाज पर असर डाला। दरी असना बुनियादी एट्रीब्यूट्स के बरक्स पोशीदा एट्रीब्यूट्स जैसे स्टेमिना और इर्तिकाज को अददी अक़दार का इस्तेमाल करते हुए जाहिर नहीं किया जाता था। खिलाड़ी सिर्फ अपने हवास पर इन्हिसार कर सकते थे ताकि ये तयन किया जा सके कि उनके पास कितनी स्टेमिना और इर्तिकाज बाकी है। अगर खिलाड़ी बड़े एनपीसी शहरों के अंदर आमतौर पर लड़ते तो उनकी स्टेमिना और इर्तिकाज की खपत तकरीबन उनकी तख्लीक नो की शरह के बराबर होती। लिहाजा खिलाड़ी थक जाने की फिक्र किए बगैर अपने दिल के मवाद के मुताबिक मैदानों में लड़ सकते थे। ताहम ये एक मुख्तलिफ कहानी थी अगर खिलाड़ी जंग में जंगी तकनीकों को शामिल करना शुरू कर देते। जंगी तकनीकों ने स्टेमिना और इर्तिकाज पर एक अहम बोझ डाला। एक बुनियादी जंगी तकनीक को अंजाम देने पर एक सादा हमले के मुकाबले में तकरीबन 4 से 5 गुना ज्यादा स्टेमिना और इर्तिकाज खर्च होता है। लिहाजा अगर खिलाड़ी मुसलसल बुनियादी जंगी तकनीकों को अंजाम देते, यहां तक कि शहर के अंदर लड़ते या मशक करते वक्त भी, वो बहुत जल्द अपनी स्टेमिना और इर्तिकाज को खत्म कर देते। ये कहने की जरूरत नहीं कि एडवांस्ड कम्बैट टेक्निक्स को अंजाम देने के लिए कमी की शरह और भी ज्यादा शदीद थी। लिहाजा सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान गार्ड्स डोमेन के माहिरीन में आला माना कसाफत वाले मकामात इंतहाई मकबूल थे। मौजूदा गार्ड्स डोमेन में जंगी तकनीकें अभी तक मकबूल नहीं हुई थीं। अगर वो होती तो जीरो विंग सिटी की खिलाड़ियों की आबादी तवील अरसे से 1 करोड़ से तजावुज कर चुकी होती। यही वजह थी कि सैफ अली ने अभी अवाम को बुनियादी जंगी तकनीकें फरोख्त करने का फैसला किया था। अगर सिर्फ थोड़ी सी तादाद में लोगों को प्राइम डील सिटी में दाखिल होने की इजाजत दी जाती है तो ये बुरा ख्याल नहीं होगा कि जो लोग बाहर रह गए हैं वो जंगी तकनीकों की मशक करने के लिए यहाँ रहे। धुंध से ढकी साफ जगह पर एक नजर डालते हुए सैफ अली ने अंदाजा लगाया कि यहाँ 1000 खिलाड़ियों के लिए जंगी तकनीकों की मशक करने के लिए काफी से ज्यादा जगह। गार्ड्स डोमेन में ज्यादा माना कसाफत वाली जगहें इंतहाई नायाब थीं। इन जगहों का तो जिक्र ही नहीं जहां माना इतना घना हो कि धुंध बन जाए। ये छोटा सा इलाका यकीनी तौर पर एक मुकद्दस तरबियती मैदान था। कोई भी सुपर पावर जो इस तरह के मकाम को दरियाफ्त करती वो यकीनी तौर पर अपने माहिरीन की परवरिश के लिए इस पर इजारादारी कायम करने के लिए सब कुछ करती। गिल्ड लीडर एनपीसी वहां है। सैफ अली के नामजद कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचने के बाद नीले लिबास में मलबूस एक इसीसुन इसके पास आया। इसीसुन ने फिर थोड़े फासले पर जादुई सरनी के अंदर खड़े बूढ़े आदमी की तरफ इशारा किया। बुजुर्ग ने सफेद लिबास का एक सेट पहना हुआ था और अपने दाएं हाथ में सुनहरी अमला स्टेफ पकड़ा हुआ था। इस बुजुर्ग को देखकर सैफ अली ने पाया कि बूढ़े आदमी से किसी किस्म का ताकतवर ओरा नहीं निकल रहा था और वो बहुत आम लग रहा था। ताहम जब सैफ अली ने इसका मुआयना करने की कोशिश की तो वो बुजुर्ग के बारे में कोई मालूमात हासिल करने में नाकाम रहा, यहाँ तक कि बूढ़े आदमी का नाम भी नहीं। सब कुछ सवालिया निशानात में दिखाया गया था। इसके बाद सैफ अली ने बूढ़े आदमी का मुशाहिदा करने के लिए ओमनीसेंट आइज ऑमनिशेंट आइज का इस्तेमाल किया। टायरविल प्राइम डील सिटी का मुहाफिज हीरो डिवाइन लेवल HP/ एक हीरो। सैफ अली दंग रह गया। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो दर हकीकत एक जिंदा सांस लेते हीरो से मिलेगा। गार्ड्स डोमेन में हीरोज तवील अरसे से अफसानों में गायब हो चुके थे।
जो हीरो अभी इसके सामने खड़ा था वो हीरो के चैप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए तलब किए गए हीरोज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ज्यादा वाज़े तौर पर हीरो के चैप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए तलब किए गए हीरोज ऑरोकल स्पिरिट, हीरोइक स्पिरिट्स थे, हकीकी हीरोज नहीं। इसके बावजूद वो अब भी बेमिसाल ताकतवर थे और अकेले ही पूरे कस्बे या शहर की हिफाजत करने के काबिल थे। ताहम एक हकीकी हीरो ऑरोकल स्पिरिट के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ लेवल पर था। ऑरोकल स्पिरिट के बरक्स हकीकी हीरोज ने अब भी वो नेमत बरकरार रखी जो उन्हें कदीम देवताओं से मिली थी, लिहाजा उनकी लाइफ रेटिंग कदीम नस्लों से भी ज्यादा थी। मजीद बरा हीरोज के पास गैर मामूली जंगी मैयार था, लिहाजा अगर कोई खास तकनीक इस्तेमाल नहीं करता तो 105 खिलाड़ी भी अपनी चोटी पर मौजूद जिंदा हीरो को नीचे गिराने के लिए काफी नहीं होंगे। एक हीरो एक ऐसा वजूद था जो वाकई अपनी ताकत से जंग का रुख मोड़ने की सलाहियत रखता था। अगरचे एक जिंदा हीरो को देखकर सैफ अली बहुत पुरजोश था, लेकिन जब इसने प्राइमडील सिटी के मुहाफिज के तौर पर हीरो की शनाख्त को नोटिस किया तो उसने जल्दी से अपने जोश को दबाया और बुजुर्ग के पास गया। जिस लम्हे सैफ अली ने जादुई सरनी में कदम रखा, टायरविल ने अचानक अपनी आंखें खोली और जहां वो खड़ा था वहां से गायब हो गया। अगले ही लम्हे वो सैफ अली के सामने नमूदार हुआ और खामोशी से अपने सामने मौजूद नौजवान का जायजा लिया। जब सैफ अली ने टायरविल की नजरें अपने ऊपर महसूस की तो उसे ऐसा लगा जैसे इसके पूरे वजूद का इम्तिहान लिया जा रहा है। ताहम वो इस सूरत-ए-हाल से खास तौर पर हैरान नहीं था। प्राइमडील सिटी कदीम देवताओं की नेमत थी। कदीम देवताओं की तरफ से दुश्मन समझी जाने वाली कुव्वतों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों जैसे तारीकी की कुव्वतें को प्राइमडील सिटी में कदम रखने का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर इनमें से कोई खिलाड़ी दरियाफ्त हो जाता तो उन्हें फौरन खत्म कर दिया जाता। नौजवान, तुमने इस जगह तक पहुंचने के लिए अच्छा काम किया है। मैं टायरविल हूं, प्राइमडील सिटी का एक मुहाफिज। टायरविल ने एक हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर करते हुए और सैफ अली को मंजूरी का इशारा देते हुए कहा, अगर आप प्राइमडील सिटी में दाखिल होना चाहते हैं तो आपको दाखिला टेस्ट पास करना होगा। मजीद बरा आपके पास उसे चैलेंज करने के सिर्फ 3 मौके हैं। अगर आप तीनों में नाकाम हो जाते हैं तो आप कदीम इलाही खंडरात के अपने अगले दौरे के दौरान ही दोबारा कोशिश कर सकते हैं। लॉर्ड प्रोटेक्टर, क्या मैं टेस्ट के मुंदरजात जान सकता हूं? सैफ अली ने एहतराम से पूछा। ये एक सादा टेस्ट है, आपको बस खुद को शिकस्त देने की जरूरत है, टायरविल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिलाशुबा मुश्किल में भी फर्क है। अब जितने मुश्किल टेस्ट को चैलेंज करेंगे, प्राइमडील सिटी पहुंचने पर आपको इतने ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल होंगे। 5 मुख्तलिफ मुश्किलात दस्तयाब हैं, नॉर्मल, हार्ड, हील, ईश्वरा और गार्ड। दरी असना उनसे हासिल होने वाले कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बिलतरतीब 1000, 2000, 3000, 5000 और 10,000। हर शख्स के पास टेस्ट को चैलेंज करने के सिर्फ 3 मौके हैं, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। टायरविल के अल्फाज सुनकर अगरचे सैफ अली ने अपने तासुरात को लाताल्लुक रखा, लेकिन बातिनी तौर पर वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। थंडन आइलैंड के शहर की तरह अगर खिलाड़ी प्राइमडील सिटी में घुलना मलना चाहते थे तो उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत थी। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बगैर वो सिर्फ शहर की पेश करदा बुनियादी सहूलियात से लुत्फ अंदोज हो सकते थे और उन्हें वाकई अच्छी चीजें हासिल करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दरी असना सैफ अली के पुरजोश होने की वजह दाखिला टेस्ट के जरिए दिए गए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की बड़ी तादाद थी। अपनी पिछली जिंदगी में जब उसने प्राइमडील सिटी का दौरा किया था तो उसने दाखिला टेस्ट पास करके ऐसा नहीं किया था, बल्कि टेलीपोर्टेशन टिकट का इस्तेमाल करते हुए किया था, जो उसने मोनेस्टर्स को मारकर हासिल किया था। ऐसा करने पर उसे सिर्फ 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले थे। ताहम सिर्फ 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ कोई प्राइमडील सिटी के अंदर भिखारी से मुख्तलिफ नहीं होगा। बिलाशुबा किसी के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करने के बहुत से तरीके थे। क्वेस्ट्स को मुकम्मल करना उनमें सबसे आसान था, हालांकि नाकारा। आम कोस्ट सिर्फ 2 से 5 पॉइंट्स देते थे, जबकि आला दर्जे के कोट्स तकरीबन 20 से 50 पॉइंट्स देते थे। ताहम आला दर्जे के कोट्स इंतहाई नायाब थे, लिहाजा
500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करना भी बहुत मुश्किल था। फिर भी अब यहां तक कि नॉर्मल दाखिला टेस्ट भी मुकम्मल होने पर 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देता था। इजाफी 500 पॉइंट्स खिलाड़ियों का काफी वक्त बचाएंगे। मजीद बरा ये जीरो विंग के अरकान के लिए भी अच्छी खबर थी। उसका मतलब ये था कि हर एक को प्राइम डील सिटी में दाखिल होने का मौका मिलेगा। नौजवान एडवेंचर, क्या आपने प्राइम डील सिटी में दाखिल होने का फैसला कर लिया है? टायरविल ने मुस्कुराते हुए पूछा जब इसने सैफ अली की तरफ देखा। मैं टेस्ट कबूल करने के लिए तैयार हूं, सैफ अली ने सर हिलाया। बहुत अच्छा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस मुश्किल का इंतखाब करना चाहते हैं? टायरविल ने हाथ के इशारे से पूछा। फौरन मुख्तलिफ रंगों की 5 क्रिस्टल गेंदें सैफ अली के सामने नमूदार हुईं। मुख्तलिफ रंगों के अलावा इन क्रिस्टल गेंदों से मुख्तलिफ शिद्दत के ओरा भी निकल रहे थे। यहां तक कि सबसे कमजोर ओरा वाली क्रिस्टल गेंद ने भी सैफ अली को गैर इरादी तौर पर कांपने पर मजबूर कर दिया, जबकि सबसे मजबूत ओरा वाली गेंद ने इसे गहरी मायूसी का एहसास दिलाया। बाब 1669 का आजमाइशी साया, कितने ताकतवर ओरा है। सैफ अली तनाव का शिकार हो गया जब उसने अपने सामने मंडलाती 5 क्रिस्टल गेंदों को देखा। ये वाज़ेह था कि ये क्रिस्टल गेंदें इस मुखालिफ की ताकत की नुमाइंदगी करती हैं जिसका वो सामना करेगा। उन क्रिस्टल गेंदों के ओरा ने खिलाड़ियों को बेहतरीन फैसला करने में मदद करने के लिए एक इशारा भी फराहम किया। ताहम यहां तक कि सबसे कमजोर क्रिस्टल गेंद ने भी काफी दबाव डाला। ये वाज़ेह था कि प्राइम डील सिटी में दाखिल होना इतना आसान नहीं होगा जितना इसने तवक्को की थी। सैफ अली वहां मौजूद वाहिद खिलाड़ी नहीं था जो 5 क्रिस्टल गेंदों के ओरा को महसूस कर सकता था। आबिदा गाल और दीगर जो अभी जादुई सरनी के बाहर पहुंचे थे, क्रिस्टल गेंदों से शदीद तवानाई को भी महसूस कर सकते थे। हर क्रिस्टल गेंद को ऐसा महसूस होता था जैसे इसमें कोई खौफनाक मखलूक मौजूद हो। ये क्रिस्टल आपके मुखालफीन की ताकत की नुमाइंदगी करते हैं। आप इसका इंतखाब कर सकते हैं जिसे आपको लगता है कि आप शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन बरा करम याद रखें आपके पास सिर्फ 3 मौके हैं, टायरविल ने याद दिलाया। 3 मौके। इस मामले पर कुछ सोच विचार करने के बाद सैफ अली ने दूसरी मजबूत तरीन क्रिस्टल गेंद का इंतखाब किया। लॉर्ड टायरविल, मैं इसका इंतखाब करता हूं। गार्ड रैंक टेस्ट के ओरा की बुनियाद पर वो जानता था कि उसके पास उसे मुकम्मल करने का कोई मौका नहीं है। दरहकीकत इसे ऐश्वर्या रैंक टेस्ट पास करने का भी खास यकीन नहीं था, लेकिन चूंकि इसके पास 3 मौके थे इसलिए वो इसे आजमा सकता था। अगर वो ऐश्वर्या रैंक टेस्ट को साफ कर सकता तो वो प्राइम डील सिटी में दाखिल होने से पहले मजीद कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर सकता था, जो इसे बहुत सारे परेशान कुन कामों को उठाने से बचाएगा। ऐश्वर्या रैंक, टायरविल सैफ अली की तरफ देखते हुए अपना सर हिलाने के सिवा कुछ न कर सका। तुम कितने बहादुर नौजवान हो। ताहम चूंकि तुमने अपना फैसला कर लिया है तो टेस्ट शुरू होने दो। ये कहते हुए टायरविल ने अपने बाईं हाथ से इशारा किया। अचानक ऐश्वर्या रैंक की क्रिस्टल गेंद बखर गई और शॉर्ट्स धुंध के 3 बादलों में तब्दील हो गए। इन बादलों ने आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्लें इख्तियार की और एक लम्हे बाद सैफ अली जैसी 3 मखलूकात जादुई सरनी के अंदर जाहिर हुईं। दरीं असना उनके नामों शैडो ऑफ ट्रायल के अलावा सिस्टम ने उनके बारे में कोई मालूमात जाहिर नहीं की। 3 सैफ अली के मुंह के कोने हल्के से मुड़ गए। अगरचे वो शैडो ऑफ ट्रायल के बुनियादी एट्रीब्यूट्स नहीं देख सकता था, लेकिन इसने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो इससे ज्यादा है। आबिदा गाल और दीगर जो जादुई सरनी के बाहर से देख रहे थे, 3 शैडो ऑफ ट्रायल को देखकर हाँफने लगे। हर शैडो एक ग्रेट लॉर्ड की तरह महसूस होता था। नहीं, ज्यादा वाज़ेह तौर पर शैडो के ओरा इन तमाम ग्रेट लॉर्ड्स से ज्यादा मजबूत थे जिनका उन्होंने सामना किया था। उन्हें ग्रैंड लॉर्ड्स कहना गलत नहीं होगा। टेस्ट पास करने के लिए आपको बस उनमें से हर एक पर 10 हिट लगाने की जरूरत है। मुझे आपको खबरदार करना चाहिए, वो सब कुछ जानते हैं जो आप जानते हैं। इसी तरह अगर वो आपको 10 बार मारते हैं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा, टायरविल ने कहा। टायरविल के कवायद की वजाहत करने के बाद तीनों शैडो ऑफ ट्रायल ने इंसानों जैसी तंजिया मुस्कुराहट जाहिर की। अचानक वो गायब हो गए। सैफ अली पर हमला करते हुए अपने पीछे आफ्टर इमेजेस छोड़ गए। इतना तेज देखने वाला हुजूम हैरान रह गया।
शेडो इतनी तेजी से हरकत में आए कि उन्होंने सिर्फ मध्यम आफ्टर इमेजेस देखे। मजीद बरा आम मोनेस्टर्स के बरक्स शेडो ऑफ ट्रायल इंतहाई आला अक्ल के मालिक थे। उनका लड़ने का अंदाज यकसानियत वाला नहीं होगा। मजीद बरा तीनों शेडो ने मुकम्मल हम आहंगी पैदा की। हर एक ने सैफ अली पर मुख्तलिफ समतों से हमला किया। जैसे ही शेडो सैफ अली के अर्द गिर्द नमूदार हुए, हर एक ने एक मुख्तलिफ हमला किया। इलुस्री शेडो, परगेटरी पेंटा स्लैश परगटरी, शेडो ब्लेड। शेडो ऑफ ट्रायल के हमलों ने सैफ अली के फरार के रास्ते बंद कर दिए। मामलात को मजीद खराब करने के लिए उल्लुस्री शेडो के हमलों को रोका नहीं जा सकता था। लानत! सैफ अली का रंग पीला पड़ गया जब उसे अपनी सूरत हाल का एहसास हुआ। यहां तक कि इसने भी तीनों सकल हमलों को बराह रास्त वसूल करने की जुर्रत नहीं की। अगर उसने कोशिश की तो वो बिलाशुबा पलक झपकते ही मर जाएगा। हमलों के उतरने से ठीक पहले सैफ अली ने डिवाइन स्टेप्स को चालू किया और 10 डॉपलगैंगर्स इसके जिस्म से अलग हो गए। उसने फौरन करीबी डॉपलगैंगर के साथ पोजीशन तब्दील की और करीब तरीन शेडो ऑफ ट्रायल के खिलाफ शेडो ब्लेड का इस्तेमाल किया। ताहम इससे पहले के शेडो ब्लेड्स शेडो ऑफ ट्रायल तक पहुंच पाते, 10 डॉपलगैंगर्स इसके जिस्म से अलग हो गए। सैफ अली के 10 शेडो ब्लेड्स फिर शेडो ऑफ ट्रायल की शक्ल में छेद कर गए। ताहम ये वाज़े था कि इसने तकरीबन एक डॉपलगैंगर को मारा था। ये कैसे मुमकिन है? उनके पास मेरे हथियारों और साजो सामान की स्किल्स भी हैं। सैफ अली हैरान रह गया जब शेडो ने भी डिवाइन स्टेप्स का इस्तेमाल किया। ताहम इससे पहले कि सैफ अली अपने हवास बहाल कर पाता, तीनों शेडो ऑफ ट्रायल ने हेवनली ड्रैगन पावर को चालू किया। उनके एट्रीब्यूट्स बढ़ गए। उन्होंने अपने ब्लेड अपने हदफ पर लहराए। उनकी ताकत की शिद्दत ने ताकतवर आंधियां पैदा की। कोई बेहतर मंसूबा न होने की वजह से सैफ अली आने वाले हमलों से बचने के लिए अपने डॉपलगैंगर्स के साथ पोजीशनें तब्दील करता रहा। अगरचे हेवनली ड्रैगन पावर मजबूत थी, लेकिन ये एक बरसरक शकल थी जो ताकत बढ़ाने पर मरकूज थी। रफ्तार में इसका इजाफा सिर्फ मामूली था। कुछ वक्त के लिए सैफ अली मुकम्मल नुकसान में था क्योंकि तीनों शेडो ऑफ ट्रायल ने इसका मुसलसल पीछा किया। जादुई सरनी के बाहर तमाशाई खिलाड़ी दंग रह गए। वो लफ्जी तौर पर 3 डॉपलगैंगर्स को अपने गिल्ड लीडर पर गैंग अप करते हुए देख रहे थे। मजीद बरा डॉपलगैंगर्स के बुनियादी एट्रीब्यूट्स सैफ अली से भी ज्यादा थे। अगर उन्हें एक साथ उन 3 डॉपलगैंगर्स का सामना करना पड़ता तो वो गालिबन एक लम्हे में मर जाते। ताहम डिवाइन स्टेप्स की मुद्दत महदूद थी। जिस लम्हे वो इत्तेहादी डॉपलगैंगर्स गायब हुए, सैफ अली ने दांत पेश लिए क्योंकि इसने भी हेवनली ड्रैगन पावर को चालू किया। बरसरक शकल को चालू करने पर वो तीनों शेडो में से एक की तरफ लपका। सोवर्ड्स ऑर्बिट। अचानक शानदार सितारों ने शेडो ऑफ ट्रायल पर बमबारी की, एक के बाद एक। ताहम हिट लगने से पहले वो हिफाजती रुकावट के सामने अचानक रुक गए। इबसोलेविट डोमेन, एब्सलूट डोमेन। जब सैफ अली के टारगेटेड शेडो ऑफ ट्रायल ने इबसोलेविट डोमेन को चालू किया तो दीगर 2 शेडो ने भी नाकाबिल तस्खीर होने की सलाहियत हासिल कर ली। सैफ अली को रद्द अमल जाहिर करने का कोई वक्त न देते हुए तीनों शेडो में से एक ने इंस्टेंट स्ट्राइक को चालू किया और अपने ब्लेड को खिलाड़ी पर तेजी से घुमाया। सैफ अली जानता था कि वो वक्त पर हमलों से नहीं बच सकता। वो सिर्फ ये कर सकता था कि अपनी इंस्टेंट स्ट्राइक को चालू करे और ज्यादा से ज्यादा अपना दिफा करने के लिए सोवर्ड्स ऑर्बिट को अंजाम दे। बूम बूम बूम। हर बार जब उनके हथियार टकराते तो उनके गिर्द चमकदार चिंगारियां उड़ते। जंगल में ऊंची आवाजें भी गूंज उठीं। ऐसा लगता था जैसे 2 कदीम दरिंदे एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हों। ताहम एक लम्हे बाद सैफ अली पीछे की तरफ फिसल गया। जैसे ही पहले शेडो ऑफ ट्रायल की इंस्टेंट स्ट्राइक खत्म हुई, दूसरे शेडो ने शकल को चालू कर दिया। जब सैफ अली की अपनी इंस्टेंट स्ट्राइक खत्म हुई तो वो शेडो के हमलों को जारी रखने की सलाहियत खो बैठा। इबसोलेविट डोमेन। अपनी नाकाबिल तस्खीर शकल को चालू करने के बाद सैफ अली ने ओरा ऑफ अर्थ को ओरा ऑफ टाइम में तब्दील किया और ममनुआ डोमेन को चालू किया।
ये ज्यादा मसला ना होता अगर सिर्फ एक शेडो ऑफ ट्रायल इसकी तमाम स्किल्स इस्तेमाल कर सकता, लेकिन हकीकत यह है कि तीनों इसके काबिल थे। इसने सैफ अली को तकलीफ दे नुकसान में डाल दिया। अगर वो फातेह बनना चाहता था तो उसे अपनी जंगी तकनीकों पर इन्हिसार करना पड़ता। चूंकि शेडो ऑफ ट्रायल हार मानने वाले नहीं थे, इनमें से एक ने ममनुआ डोमेन को भी चालू किया। अचानक दोनों फरीक खामोश हो गए, मंतरा स्किल्स इस्तेमाल करने की सलाहियत खो बैठे। इसके बाद तीनों शेडो ने एक बार फिर सैफ अली पर गैंग अप किया। अगरचे सैफ अली की तकनीकें बरतर थीं, लेकिन शेडो तिकोन के पास आला बुनियादी एट्रीब्यूट्स थे। मजीद बरा, शेडो तिकोन ने अपने दिफा को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्होंने बेदर्दी से हमला किया। उसने सैफ अली को दिफाई हालत में मजबूर कर दिया। वो सिर्फ एक शख्स था। आखिरकार अगर उसने तीनों शेडो में से किसी एक को मारने की कोशिश की तो वो खुद को बाकी दो के लिए खुला छोड़ देगा। दरीं असना, हर शेडो 10 हिट लेने की इस्तिताअत रखता था, लेकिन वो 10 हिट के बाद खत्म हो जाएगा। दोनों फरीक तातुल में जिदोजहद कर रहे थे। सैफ अली ने एक ही शेडो पर तवज्जो मरकूज की, अपनी आला तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसके दिफा में खला पैदा किया और हमला किया। जादुई सरनी के अंदर तल्ख जिदोजहद ने तमाशाई खिलाड़ियों को बेचैन कर दिया, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इतनी शदीद जंग ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। एक बार जब साइलेंस डिबफ खत्म हो जाएगा तो सैफ अली एक बार फिर नुकसान में होगा। जब ममनुआ डोमेन की मुद्दत में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे, सैफ अली की मायूस कुन कोशिशों के बावजूद इसने तीनों शेडो में से सिर्फ एक को 5 बार मारा था। इसे अभी भी उसे खत्म करने के लिए इस शेडो पर मजीद 5 हिट लगाने की जरूरत थी, लेकिन इसके पास वक्त खत्म हो रहा था। 8 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड। मैं हारने वाला हूं। बाब 1670 असीनशिन रिलिम। जैसे जैसे सेकंड गुजरते गए और ममनुआ डोमेन अपनी मुद्दत के इख्तिताम के करीब पहुंचा, आबदा गाल और जीरो विंग के दीगर अरकान जादुई सरनी के बाहर से देखते हुए अपनी बढ़ती हुई घबराहट पर काबू ना पा सके। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्राइमडील सिटी में दाखिल होने का टेस्ट भी इतना मुश्किल होगा। बाकी सब कुछ छोड़कर एक बार जब सैफ अली और शेडो ऑफ ट्रायल में से एक का ममनुआ डोमेन खत्म हो जाता तो बाकी 2 शेडो फिर भी शकल इस्तेमाल कर सकते थे। इस वक्त सैफ अली को 3 शेडो का सामना करना पड़ता जो स्किल्स इस्तेमाल कर सकते थे, जबकि वो नहीं कर सकता था। जंगी ताकत में बहुत ज्यादा तफावत के साथ वो बिलाशुबा अपने अंजाम को पहुंचता। न सिर्फ शेडो ऑफ ट्रायल के पास आला बुनियादी एट्रीब्यूट्स थे, बल्कि उनके जंगी मेयार भी रिफाइनमेंट रिलिम पर थे। उन्होंने हर स्लैश को बगैर किसी इजाफी हरकत के अंजाम दिया। जब तीनों शेडो ने ताउन किया तो वो एक दूसरे के दिफा में कमजोरियों को भी पूरा कर सकते थे और अपनी जंगी ताकत को मजीद बढ़ा सकते थे। मेरे पास एक हमले पर सब कुछ जुआ लगाने के सिवा कोई चारा नहीं है। सैफ अली ये भी जानता था कि इसका ममनुआ डोमेन खत्म होने के बाद इसका क्या नतीजा निकलेगा। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से उसने दांत पेस लिए और लातादाद आने वाले हमलों के जरिए अपना रास्ता जबरदस्ती बनाया। अपने ब्लेड इस शेडो पर लहराए जिसने पहले ही 5 हिट ले लिए थे। सोअर्स और बट अगर वो ममनुआ डोमेन खत्म होने से पहले एक शेडो को खत्म कर सकता तो उसके पास अब भी फतह का मौका होता, अगरचे छोटा। अगर इसने ऐसा न किया तो वो अपनी शकल की मुद्दत खत्म होते ही मर जाएगा। ताहम गोया उन्होंने सैफ अली की मायूसी की पेशीन गोई कर ली थी। तीनों शेडो मुस्कराए जैसे उन्होंने हमले शुरू किए। सैफ अली के ब्लाइंड शॉट्स को निशाना बनाया। आने वाले हमलों को महसूस करने के बावजूद सैफ अली ने चकमा देने की जहमत नहीं की। इसके बजाय उसने अपने सामने वाले शेडो पर अपनी तलवारें लहराना जारी रखा। 1 स्लैश, 2 स्लैश। इस मौके पर सैफ अली ने शेडो के साथ वार का तबादला किया। नतीजे के तौर पर इसे बार बार मारा गया। 2 हिट, 4 हिट, 6 हिट। मुझे तेज होने की जरूरत है। जैसे ही सैफ अली ने दीवानावार अपने हथियार लहराए, उसने बेमिसाल तवज्जो हासिल की। इसके जहन में सिर्फ एक ही चीज थी कि वो अपने सामने शेडो ऑफ ट्रायल पर हिट लगाए। ताहम सैफ अली के हमलों की बौछार के बावजूद इसका हदफ अब भी 2 मजीद हमले बर्दाश्त कर सकता था। सैफ अली खुद खात्मे से सिर्फ 2 हिट दूर था। जिस तरह सैफ अली की 2 तलवारें हदफ वाले शेडो में काटने वाली थीं,
बाकी दो शेडो, एक पीछे और एक बाईं तरफ, बैक वक्त सैफ अली के ब्लाइंड सपाट्स की तरफ झूले। ये खत्म हो गया है। टायरवेल ने हल्की सी आह भरी। इसके सामने नौजवान बस निशान से बमुश्किल चौंक गया था। अगर सैफ अली ममनुआ डोमेन खत्म होने से पहले शेडो ऑफ ट्रायल को मार सकता तो उसके पास ईश्वरा रैंक टेस्ट पास करने का मौका होता। क्या यह खत्म हो गया है? सैफ अली दो शेडो की लंबी तलवारों को अपने जिस्म के करीब महसूस कर सकता था, लेकिन वो हथियारों के बारे में कुछ करने से कासिर था। ज्यादा से ज्यादा वो अपने साथ शेडो ऑफ ट्रायल में से एक को नीचे ले जा सकता था। जैसे ही दो लंबी तलवारें सैफ अली की पीठ और पेट के करीब पहुंची, सूरत-ए-हाल के बारे में कुछ नाकाबिल यकीन हद तक मानूस महसूस हुआ। सैफ अली ने महसूस किया कि यह टेस्ट इस टेस्ट की तरह था जो राइनबेक सी गार्ड टेम्पल, सी गार्ड्स टेम्पल के वाइस नाइट कमांडर्स में से एक ने इसे दिया था। इस पेशरफ्त से पहले जो उसने इस आजमाइश के दौरान हासिल की थी, वो राइनबेक के हमलों का मुकाबला करने के काबिल नहीं था, चाहे इसने कुछ भी किया हो। वो सिर्फ ये देख सका था कि उसे बार बार शिकस्त हुई थी। राइनबेक। सैफ अली की आंखें एहसास के साथ चमक उठीं जब इसने राइनबेक के साथ अपनी जंग को याद किया। ठीक है, जंगी तरीका, मेरा जंगी तरीका। अचानक सैफ अली ने अपनी टांगों में ताकत डाली और घूमते हुए छलांग लगाई। गर्दिशी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उसने किलिंग रे को अपने पेट पर हमला करने वाले शेडो पर घुमाया। मुकद्दस तलवार नुमायां रफ्तार के साथ हरकत में आई। डांग। एक किरकिरा क्लिनिक पूरे जंगल में गूंज उठा। इस नाजुक लम्हे में सैफ अली ने अपनी तरफ से हमले को रोकने के लिए कलंग रे का इस्तेमाल किया था, जबकि इसने टारगेटेड शेडो के कंधे पर काटने के लिए इब्बिसल ब्लेड का इस्तेमाल किया। उसने फिर अपनी तरफ से हमले को रोकने से पैदा होने वाली ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुद को करीब तरीन शेडो से 8 गज दूर धकेल दिया। जब इसके पांव दोबारा जमीन को छुए तो उसने खुद को मुस्तहकम करने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया। सिर्फ 2 मजीद चक्रों के बाद रुक गया। वो बच गया। आबदा गाल और जीरो विंग के दीगर माहिरीन खुली आंखों से घूर रहे थे, बिल्कुल हैरान। सैफ अली ने दरहकीकत आखिरी सेकंड में एक नाकाबिल यकीन तदबीर अंजाम दी थी और बाहमी तबाही से बाल बच गया था। ये है। टायरवेल ने सैफ अली को देखते हुए एक अजीब नजर जाहिर की। ये कैसे मुमकिन है? वो पहले ही सच्चाई के कलमरों और रेल्म्स ऑफ ट्रूथ में असेंशन रिलम तक पहुंच चुका है। वो वजूद जो रिलम्स ऑफ ट्रूथ के ट्रूथ रेल्म में कदम रख सकते थे इंतहाई नायाब थे। पूरी बादशाही में सिर्फ चंद ही थे। दरी असना माहिरीन जो असेंशन रिलम तक पहुंच चुके थे प्राइमडील सिटी में भी नायाब थे। कोई भी सिर्फ रिलम के फलसफे को समझकर असेंशन रिलम तक नहीं पहुंच सकता। उन्हें मुनासिब जिस्मानी रद्द अमल को अंजाम देने के लिए खुद को गुस्सा दिलाने और लातादाद जिंदगी और मौत की लड़ाइयों का तजुर्बा हासिल करने की भी जरूरत होगी। टायरवेल के हैरत के मुख्तसर लम्हे के दौरान तीनों शेडो ऑफ ट्रायल ने सैफ अली पर अपना हमला दोबारा शुरू कर दिया। पहले की तरह तीनों शेडो ने सैफ अली को घेर लिया और मुख्तलिफ जावियों से इस पर हमला किया। अगरचे सैफ अली यकीनी मौत से बच गया था, लेकिन वो अब भी नुकसान में था। इसके पास अपना ममनुआ डोमेन खत्म होने से पहले 1 सेकंड से कुछ ज्यादा वक्त था और उसने सिर्फ अपने पेट के लिए किए गए हमले को रोका था। पीछे से हमला अब भी अपने निशान पर पाया गया था। अब वो टेस्ट से बाहर होने से पहले सिर्फ एक और हिट वसूल करने की इस्तेताअत रख सकता था। आओ, सैफ अली ने जोश की झलक के साथ कहा जब इसने तीनों शेडो को देखा। अचानक 20 से ज्यादा तलवार की रोशनियों ने सैफ अली को घेर लिया, फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए। ताहम हमलों को पसपा करने के लिए स्वर्ड्स और बट का इस्तेमाल करने के बजाय सैफ अली ने सिर्फ अपने फुटवर्क को एडजस्ट किया। मुड़ते हुए इसने 8 स्लैश किए, जो उसकी साबिका कोशिशों के मुकाबले में ज्यादा नहीं थे। फिर भी कुछ हैरान कुन दोबारा हुआ। अपनी ज्यादा से ज्यादा अटैक स्पीड तक पहुंचने के बावजूद ये स्लैश तेज होते रहे। तीनों शेडो ऑफ ट्रायल सैफ अली के पास से गुजरने से पहले अपने हदफ के साथ जड़ गए। सौरभसमीन ने आने वाले हर हमले को रोक दिया। मरो। जैसे ही शेडो गुजरे, सैफ अली ने कलंगरे को घुमाया, इस शेडो की गर्दन काट दी जिसने पहले ही 9 हिट वसूल किए थे। शेडो फिर गायब हो गया। जादुई सरनी में 2 बाकी रह गए। अभी क्या हुआ? आबदा गाल, शोला रानी, शेडो सौरुद,
और जीरो विंग के दीगर 2 माहिरीन दंग रह गए। न सिर्फ सैफ अली ने सोवर्ड्स और बट का इस्तेमाल किए बगैर आने वाले हर हमले को रोका था, बल्कि इसने शेडो के दिफा में एक खला भी पैदा किया और इनमें से एक को खत्म कर दिया। इनमें से कोई भी ये नहीं समझ सका कि इसने इसे कैसे अंजाम दिया। तो ये ट्रूथ रीलिम से ऊपर का रीलिम है जिसका रायन बैक ने जिक्र किया था। सैफ अली ने नाकाबिल यकीन महसूस किया जब वो बाकी शेडो ऑफ ट्रायल की तरफ मुड़ा। रायन बैक ने सिर्फ सैफ अली को मतला किया था कि वो अभी ट्रूथ रीलिम में दाखिल हुआ है। रायन बैक के टेस्ट से गुजरने के बाद उसने सीखा था कि किसी को सिर्फ बदलती हुई जंग में जिस्मानी तौर पर ढालने पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। कोई जंग के बारे में अपने नुक्ता नजर को भी एडजस्ट कर सकता है। दूसरे लफ्जों में, अपने माहौल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के अलावा वो अपने मुखालिफ के हमलों को भी इस्तेमाल कर सकता है। रिफाइनमेंट रीलिम के बरक्स, जो किसी के हवास को तेज करने पर मरकूज था, रीलम्स ऑफ ट्रूथ किसी के जिस्म और माहौल के इस्तेमाल को बेहतर बनाने पर मरकूज था। सिर्फ सैफ अली ने कभी महसूस नहीं किया था कि रीलम्स ऑफ ट्रूथ के उसूल उसकी जंगी ताकत को इतने बड़े मार्जिन से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जिससे वो अपने दुश्मनों के इट्रीडिविट्स पर काबू पा सकता है और तीनों शेडो ऑफ ट्रायल को मगलूब कर सकता है। ताहम सैफ अली का ममनुआ डोमेन एक शेडो को मारने के बाद खत्म हो गया था। बगैर किसी हिचकिचाहट के बाकी 2 शेडो ने ब्लेड लिबरेशन को चालू किया इससे पहले कि एक ने ममनुआ डोमेन को चालू किया। दुगना बरसरक सैफ अली मुस्कुराने के सवा कुछ न कर सका जब उसने शेडो के ओरा को मजबूत होते देखा। इससे पहले कि दुश्मन का ममनुआ डोमेन इस तक पहुंचता, उसने ब्लेड लिबरेशन को भी चालू किया। खुशकिस्मती से जब वो पहली बार जादुई सरनी में दाखिल हुआ तो उसकी स्किल्स के कोल डाउन्स रीसीट हो गए थे। लिहाजा बरसरक स्किल्स जो उसने चौथी मंजिल के अर्थ ड्रैगन के साथ अपनी जंग के दौरान खत्म कर दी थीं, वो इसके लिए तैयार थीं। ब्लेड लिबरेशन को चालू करने के बाद सैफ अली ने वाइड स्टेप्स को अंजाम दिया और गायब हो गया। ये देखकर 2 शेडो में से एक ने स्काई वहेल सौरुड स्काईविल सेओड को चालू किया, जबकि दूसरे ने लाइटनिंग एज को चालू किया। ये दोनों एविस थे। ताहम शेडो के हमलों में से किसी ने भी सैफ अली को उसके छुपने से बाहर नहीं निकाला। कुछ वक्त के लिए शेडो ने उलझन में अपने गिरदोनवा पर बेतरतीब हमला किया, फिर भी दर्जनों सेकंड के बाद भी सैफ अली पोशीदा रहा। उसने खुद को सिर्फ इस वक्त जाहिर किया जब दोनों शेडो ने अपने ममुआ डबमेंट्स का इस्तेमाल कर लिया था, और जब उसने ऐसा किया तो वो पहले ही उनके पास खड़ा था। उल्लूसरी शेडो। अचानक 5 क्रॉस सलेशेस ने शेडो में से एक पर बमबारी की। अगरचे टारगेटेड शेडो ने तेजी से रद्दे अमल जाहिर किया और चकमा देने की कोशिश की, फिर भी उसे 3 हिट लगे। जिस खतरे में वो थे इसका एहसास करते हुए दोनों शेडो ने लड़ाई को जल्द खत्म करने का फैसला किया। दोनों ने चिलिंग फील्ड को चालू किया। डोमेन सकल ने 50 गज के रदिस का अहाता किया और जुर्म और दिफा दोनों की सलाहियत रखती थी। सकल की नकलो हरकत की रफ्तार में कमी के असर ने सैफ अली को आजादाना तौर पर घूमने से भी रोक दिया। ये देखकर सैफ अली ने इसी तरह जवाब दिया, अपनी चिलिंग फील्ड को चालू किया। अचानक 27 आइसिकल्स ने मैदान जंग को ढांप लिया, 9 सैफ अली के और 18 शेडो ऑफ ट्रायल के। इसके बाद 27 आइसिकल्स रक्स करने लगे और बार बार और तेजी से टकराए। फिर भी अपने हदफ से ज्यादा तादाद में होने के बावजूद दोनों शेडो सैफ अली पर एक भी हिट लगाने में नाकाम रहे। दरहकीकत सैफ अली को अपना दिफा करने के लिए सिर्फ अपने 6 आइसिकल्स की जरूरत थी। बाकी 3 के साथ हमला किया। 2 हिट, 3 हिट, 5 हिट। दोनों शेडो ने तेजी से हिट जमा की और आखिरकार सैफ अली ने दोनों शेडो ऑफ ट्रायल पर 10वीं हिट लगाई, उन्हें मार डाला। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।